हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी प्लस BPRT की क्लासेस हम कवर कर रहे हैं जी। 32 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं, जिसमें 25 क्लासेस तक PYQs हैं, 26 से लेके 35 क्लासेस तक आपकी थियोरी क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं और 2 क्लासेस आपकी NCERT साइकोलॉजी की जो है मैराथन की आपको देखने को मिलेंगी। सो टेक्निकली ये 33वीं क्लास है, 34-35 के बाद 2 और, तो टोटल 4 क्लासेस हैं जो मैं विद इन 2 डेज जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश कर रही हूँ। ओके अभी आपको दिख भी रहा होगा बैक टू बैक क्लासेस जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके जितना मेरी कैपेबिलिटी में है। ठीक है, तो जितनी मेरी कैपेसिटी है कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, टाइम निकाल पाऊँ, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। तो आपने प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 33वीं क्लास है जी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ब्लॉक में आर्ट एजुकेशन दे रखी है, दूसरी में हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, और तीसरे ब्लॉक में वर्क एजुकेशन, और तीनों से ही इक्वली क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझ के काम चल जाएगा। ओके, तो आज इसको कवर करेंगे एक एक करके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बट अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या लास्ट मिनट इट्स लाइक आपका पेपर ही 16 को है और आप अब मिली हूं मैं, इनकलकेट लर्निंग आपको अब मिला है, तो आप जो है इन PDF इनकी PPTs की PDF फॉर्म जो है वो ले सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ओके, आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने आर्ट जो है उसको रिस्पॉन्स बताया है मैन की क्रिएटिव सोल का, टू द कॉल ऑफ द रियल। ओके, सो आर्ट की ये डेफिनेशन रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है, आप याद रख सकते हो बिकॉज NIOS के मटेरियल से डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं। ओके, आर्ट एजुकेशन को एक प्राइमरी तरीका, प्राइमरी पाथवे जो है सीखने का हम मानते हैं। ठीक है, तो एस्थेटिक एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए है तो आप आर्ट एजुकेशन प्रेफर करेंगे। ए से एस्थेटिक, ए से आर्ट एजुकेशन। ठीक है, आर्ट में आप अपने क्रिएटिव आइडियाज जो आपने इमेजिनेशन में स्किल कैसे भी जो आइडियाज हैं आपके, वो एक्सप्रेस करना सीखते हो आप। ठीक है, तो वो कई तरीकों से एक्सप्रेस हो सकते हैं। कभी म्यूजिक से एक्सप्रेस करते हो, कभी आप पेंटिंग से एक्सप्रेस कर सकते हो। सो अलग अलग तरीके। मेजरली आपको जब देखेंगे तो आर्ट जो है, आर्ट एजुकेशन में 2 चीजें बेसिकली करवाई जाती हैं। एक है विजुअल या टेंजिबल आर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें आपको लोग परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आप जो है या तो म्यूजिक होगा या पेंटिंग होगी। सो म्यूजिक आपका परफॉर्मेंस में आ जाएगा और विजुअल में आपकी पेंटिंग आ जाएगी। समझ आया? यानी ये 2 तरीके की आर्ट हमें पढ़नी है। आपको बहुत क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कौन सी विजुअल आर्ट है, कौन सी परफॉर्मिंग आर्ट है। ये सबसे पहला पड़ाव है। अगर आपको ये समझ आ गया, आपने आधी जंग जीत ली। आप फिर कई चीजों का कैलकुलेटेड गेस भी कर पाओगे। ओके, सो विजुअल आर्ट, कोई भी आर्टिस्ट जब पेपर, कैनवास, क्ले, मेटल, पेंट, कोई भी चीज यूज करता है, ठीक है, और अपनी क्रिएटिविटी उसके ऊपर उड़ेलता है। ठीक है, सो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, डिजाइन जिसमें ज्वेलरी डिजाइन हो सकती है, पोट्री में हो सकता है, व्यूइंग, फैब्रिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या अप्लाइड डिजाइन अप्लाइड टू मोर प्रैक्टिकल फील्ड्स जैसे कमर्शियल ग्राफिक्स हो सकते हैं, होम फर्निशिंग हो सकती है, कोई भी चीज, या कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जिसमें फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म, डिजाइन, कंप्यूटर आर्ट। तो ये सारी चीजें विजुअल आर्ट में इंक्लूडेड मानी जाएंगी। ओके, परफॉर्मिंग आर्ट में आर्टिस्ट खुद अपनी बॉडी, फेस और अपनी प्रेजेंस होता है, अपने आप को एक मीडियम की तरह यूज करता है। ठीक है, सो उसमें आप डांस लगा सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, थिएटर, पपेट्री। तो जब आप अपने आप को यूज कर रहे हो, जैसे माइम है जिसमें आप जो है वो एक पर्टिकुलरली पेंट करके अपने पे और फिर आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, सो वो चीजें हैं। तो विजुअल और परफॉर्मिंग, विजुअल में आर्टिस्ट कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहा है विच कैन बी मोल्डेड और ट्रांसफॉर्म्ड टू क्रिएट अ फिजिकल और आर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्मिंग आर्ट में खुद को यूज कर रहा है। ओके, तो जो परफॉर्मिंग आर्ट में आर्टिस्ट है उनको हम परफॉर्मर्स बोलते हैं। अब इसमें एक्टर, कॉमेडियन, डांसर, मैजिशियन, म्यूजिशियन, सिंगर्स, पपेटर्स सब आ गए। ओके, परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे ये देखो, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सर्कस आर्ट, स्पोकन वर्ड, मैजिक, तो ये सारी चीजें परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाएंगी जी। बच्चे का जब जन्म होता है वो गुरुकुल जाता है या शादी होती है उसकी, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है, तो ये इन सबको हम आर्ट फॉर्म्स मानते हैं अपने कल्चर में। ठीक है, आप देखेंगे कि किसी कोई डेथ भी हो जाती है तो भी जो है आप उसमें कई बार सेलिब्रेशंस जो है, इवन डेथ उसका भी अपना एक एलिमेंट होता है। तो हर एक सेलिब्रेशन में, हर एक चीज में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं हमारी कल्चर की। सो आर्ट ऑलवेज जो है वो आप
कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट नजर आएगी। जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है, तो वो उनका एक पर्टिकुलरली कल्चरल एस्पेक्ट रहता है उनको बनाने के लिए। ओके तो हम लिखते हैं, गाते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है, वी पोर आवर सेल्फ आउट ऑन एवरी साइड। सो ये जो ट्रेमेंडियस एक्साइटमेंट और कल्चरल रिचनेस है, वो बात किसने बोली है? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोली है। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं व्हाट वी रिगार्ड टुडे एज अ ट्रेडिशन, वो प्रोडक्ट है कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशंस का, ठीक है। ट्रेडिशन कैन बी अ मूवमेंट टू बी क्रिएटिवली अलाइव, तो बहुत सालों से वो चीजें चली आ रही हैं, कॉन्टिन्यूटी में इवोल्व करके फिर जाके हमें वो एक ट्रेडिशन देखने को मिलता है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि एम जो है आर्ट का इज टू प्रेजेंट नॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस बट इनवर्ड सिग्निफिकेंस को जताना, दिखाना, वो आर्ट है। ओके सो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हॉलिस्टिक नॉलेज को गेन करने के लिए, लाइफ को एस्थेटिक, सुंदर, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए हम आर्ट एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं जी। ये कॉग्निटिव स्टिमुलेशन में कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ऐड कर दी, हो सकता है पूछ ली जाए। सो 1998 में एक रिपोर्ट आती है, यंग चिल्ड्रन एंड द आर्ट मेक्स क्रिएटिव कनेक्शंस, जहां पे देखते हैं कि आर्ट बहुत अच्छे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। ओके और लर्निंग एंड द आर्ट्स क्रॉसिंग बाउंड्रीज, इन्होंने ये बोला कि ब्रेन स्कैन्स ये प्रूव करते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सारे पार्ट्स एक्टिव होते हैं जब म्यूजिशियंस म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। ओके सो इट्स लाइक इट इज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अकेडमिक अचीवमेंट में भी ये चीज देखी गई कि जो आर्ट क्लास में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, वो बेटर परफॉर्म करते हैं क्लास में। हॉवर्ड गार्डनर ने जो है, जब थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी ये बताया कि जो आर्ट क्लासेस लेते हैं बच्चे, उनमें कैपेबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है सीखने की, वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है, ठीक है। देन इट हैज बीन फाउंड कि स्टूडेंट्स जो आर्ट क्लासेस में परफॉर्म करते हैं बेटर, वो एकेडमिक्स में भी बेटर परफॉर्म करते हैं और एक थिंकिंग पोटेंशियल उनका हाई होता है, बिकॉज आर्ट क्लासेस में कई बार क्रिएटिविटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके सो इंपॉर्टेंस क्या है जी आर्ट की? अगर हम एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है फ्रीली। ओके ज्यादा क्रिएटिव बनता है बच्चा रादर देन स्ट्रक्चर्ड लेसन्स की बजाय, ठीक है। देन कोई फियर नहीं होता गलत होने का, ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली अलाउड टू मेस अराउंड, उनको ऊपर कोई ऐसे ताक झांक नहीं करेगा, ऐसे फ्राउन नहीं करेगा कि आप मोहे तान के खड़े हो, वो चीजें नहीं नजर आएंगी। आपको फ्रीली छोड़ दिया जाता है, तो कोई डर भी नहीं होता यहाँ जज होने का, इवेल्युएट होने का, ठीक है। तो इसमें आप जो है ये एनहेंस करता है सेल्फ एनालिसिस को, सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ डिसिप्लिन को। आप बच्चे ज्यादा एक्टिव और मोटिवेटेड नजर आते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव नजर आते हैं, दूसरे की हेल्प भी करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इससे प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड डेवलप होता है, थिंकिंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। आर्ट इज ब्लाइंड, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, चाहे कास्ट हो, क्रीड और रिलीजन, इवन स्टेट बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज, लैंग्वेज बाउंड्री, वो बाउंड्रीज मैटर ही नहीं करती जब आर्ट की बात आती है। ओके सो ये जो है, नॉट ओनली डज इट कल्टिवेट रिच टेस्ट एंड अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, बट इनर एनर्जी डायरेक्ट करती है ये अपनी क्रिएटिव एबिलिटी की तरफ। तो आप जो है, वो होता है ना कि कोई बच्चा अगर अग्रेसिव हो रहा है तो आप उसको आर्ट क्लासेस में डाल दो, वो क्रिएटिवली जो है अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो उसको अपनी जो है आर्टिस्ट जो है, उसको अपनी वॉइस रेज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसका एक्सप्रेशन ही बहुत होता है मासेस को जो है वो क्या बोलते हैं, मूव करने के लिए, स्टर करने के लिए, ठीक है। सो वो चीज़ है। आप कई बार देखते होंगे कोई मूवी या कोई चीज़ देख के आप ऐसे हिल जाते हो, भले ही उसमें कोई वर्ड ना बोला। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी थप्पड़, जो थी तापसी पन्नू की, एंड लिटरली वो थिएटर में देखी थी मैंने। सो उसमें जब वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है उसमें, जब एक बार उसको थप्पड़ लग जाता है, उसके बाद जो एक्टिंग वाली जो चीज़ है ना, वो एक्सप्रेशन, वो आपको ऐसे झकझोर के रख देता है कि उसको इतना हिट हुआ है वो चीज़, ठीक है। सो वो है कि आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन ही अपने आप में बहुत होता है, और ये बहुत वंडरफुल टूल होता है आपकी एनर्जीज को पॉजिटिवली एक्सप्रेस करना, पॉजिटिवली चैनलाइज करने का, ठीक है। एंड इमेजिनेशन, विविड एक्सप्रेशन, वहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं कि आप पॉजिटिव एजुकेशनल एनकाउंटर्स आपको मिलें या आप पॉजिटिवली उसमें यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है। लर्नर की अटेंशन है उसको एंगेज कर
पाओ किसी जगह पे, देन आप प्रैक्टिकल टेंजिबल एक्सपीरियंसेस जो है वो हमें ये प्रोवाइड करती है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये हमें समझ आ रहा है। इनफैक्ट एक वर्ड होता है आर्ट थेरेपी, वो भी इफेक्टिव होती है, क्योंकि आप जो है कई बार जैसे मैंने बोला ना गुस्सा आ रहा है तो आप आर्ट क्लास में डाल दो, वो एक तरीके से आर्ट थेरेपी होगी कि बच्चा जो है वो कनेक्ट कर पा रहा है खुद से, इफेक्टिवली चीजों से डील कर पा रहा है। ओके, ये कुछ एक विजुअल आर्ट फॉर्म्स है जी। कौन सी आर्ट फॉर्म कहाँ से है ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो कोलम, अल्पना, ये फ्लोर पेंटिंग है जी, केरला और वेस्ट बंगाल की। फुलकारी जो है वो एम्ब्रॉयडरी है, पंजाब में आपको मिलती है ये। देन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, वो संगनीर ये आई थिंक जयपुर के पास है, या जयपुर में ही लगा लो, ठीक है। एंड इन विजुअल आर्ट्स हमारे पास रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट्स हैं, जैसे पत्तचित्र है, पिचुई है, या अल्पना है, या कोलामेट है। तो ये कोलामे, तो ये आपको कोलम, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। परफॉर्मिंग आर्ट में हम क्लासिकल म्यूजिक में देखते हैं हिंदुस्तानी कर्नाटिक स्टाइल है। क्लासिकल डांस में हम कथक, भरतनाट्यम और कथकली देखते हैं, कथकली एटसेट्रा आएगा ये, ठीक है। हम रीजनल म्यूजिक में सूफी, बाउल, गिद्दा देखते हैं। रीजनल डांस में हम भंगड़ा, रास, बिहू देखते हैं, अलग अलग जगह के हैं, और ये बिहू जैसे असम का है, ठीक है। पपेट्री में हम ग्लोव पपेट जैसे पव कथकली या सखी कुंधई ये नाच देखते हैं, ठीक है। सो वो पपेट के अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, ये कुछ एक ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म्स हैं, जैसे कुट्टयम, तो ओनली सर्वाइविंग स्पेसिमेन है ऑफ द एंशियंट संस्कृत थिएटर। भावई, स्ट्रॉलिंग प्लेयर जिसको बोलते हैं, ये एक फॉर्म है गुजरात की। जात्रा एक फॉर्म है बंगाल की। स्वांग जो है वो पर्टिकुलरली हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में दिखेगा। यक्षगना, ये पूछा भी गया है, ये कर्नाटक से रिलेट करता है। कथकली जो है वो एक फॉर्म है, डांस, ड्रामा और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केरला। ओके, कथकली। देन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और आर्टिसंस हैं ये, ठीक है। तो कुछ एक आर्टिसंस जो हमारे कंट्री के हैं उनके नाम मैंने यहाँ दे दिए हैं। कौन से, जैसे ये फाड़ पेंटिंग में, ये गंजिफा कार्ड्स में, ये पत्तचित्र में नाम है इनका। देन बंधिनी, ये पूछे नहीं गए हैं अब तक बट पूछे जा सकते हैं। ओके, देन ये कुछ एक फोक डांस है जी, ग्रुप फोक डांस। तो आपको देख के ये समझ आना चाहिए बस कि अच्छा ये ग्रुप फोक डांस है। ओके, गरबा हो गया, नाम गरबा तो फिर भी थोड़ा सा सुनने में आ जाता है नॉर्थ में, अदरवाइज और जो नामगेन या किन्नर नृत्य, रिनाती, ठीक है। देन तरटली, चरकुला, लावणी, तमाशा, थांगटा या चांगलो, ये ग्रुप डांस है, ग्रुप फोक डांस। ये कुछ एक फोक सिंगर्स हैं जी, ठीक है, जिनका आप नाम याद रहे तो कर लो, वरना ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है। ओके, ये पपेट्री की फॉर्म है जी, ग्लोव पपेट शोज या शेडो पपेट थिएटर, ठीक है। सो ग्लोव पपेट में ये केरला में है फेमस, आपकी पावा कथकली, और आपका ओडिशा में है सखी खुंदई नाच, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बनेर पुतुल नाच। ओके, अगर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत की हो तो मुझे माफ कीजिएगा। शेडो पपेट थिएटर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे तो रख लो। थोलू बोमालाता, ये आपका आंध्र प्रदेश, जो एटलीस्ट साउथ वाले बच्चे हैं उनको फिर भी ये नाम उन्होंने सुने हुए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। तो ये शेडो पपेट थिएटर है। ओके, आर्ट एजुकेशन वही प्राइमरी पाथवे है जिसमें हमने विजुअल, टेंजिबल और परफॉर्मिंग आर्ट की बात की है। बेसिक्स ऑफ आर्ट आपसे पूछे जाते हैं लिटरली। मैं ये चीज डालने वाली नहीं थी बट मैंने जब क्वेश्चंस देखे पीवाईक्यूज में तो ये चीजें थी, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ आर्ट में सबसे पहले आता है जी लाइन, आर्ट में विजुअल आर्ट की बात हो रही है ये, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस की थिकनेस कितनी है, थिन कितनी है, ब्रोकन लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स डिपिक्ट करती हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वास्टनेस दिखा रही है, आपसे पूछा जा सकता है कर्व लाइंस क्या शो करती हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वास्टनेस दिखाएंगी, जैसे रोड हो गया, रेलवे ट्रैक हो गए। वर्टिकल लाइंस जो है पर्सोनिफाई माइट और ग्रेटनेस, तो ये शो करती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है। देन आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो मूवमेंट शो करती, सॉरी डायगोनल लाइंस आपकी मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। देन कर्व्ड लाइंस जो है एस्थेटिक अपील देती हैं। लाइन डिनोटिंग वेव्स, वो जो है साइन ऑफ लाइफ्स, आप देखेंगे ना ये वो पानी की वेव भी होती है इस तरीके से, तो वो अलग अलग चीजें शो करते हैं। जिगजैग लाइन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो आपको ये कौन सी लाइन क्या चीज दिखा रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है वो पता हो। देन शेप आता है जी, इसमें ये डिफाइंस एन एरिया, कैरेक्टर या फिर वेरीड कॉन्टूर,
सो वो शेप बताती है, ज्योमेट्रिक भी हो सकती है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है। ज्योमेट्रिक शेप में स्क्वायर, सर्कल्स, ट्रायंगल्स वो आपको नजर आएंगे। ऑर्गेनिक में जो है वो शेप्स डिराइव फ्रॉम, जो हम ऑर्गेनिक से जैसे फ्लावर से ले लिया, कोई अलग अलग जगह से जो हम डिराइव करते हैं शेप्स को, वो ऑर्गेनिक हो जाएंगी। ओके, फोम, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है रेड से क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा गया कि विच इज अ 3 डायमेंशनल शेप हैविंग थिकनेस और डेप्थ, तो ये फोम है। ओके, सो इट कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग 2 or more शेप्स टुगेदर, जैसे ट्री की फॉर्म, बिल्डिंग, कार। सो ये टोन को, टेक्सचर को, कलर को एनहेंस करती है। तो 3 डायमेंशनल शेप जिसमें थिकनेस और डेप्थ आपको नजर आए तो वो उसकी फॉर्म कहलाएगी। ओके, देन कलर, कलर में भी जी ये क्या करता है, इट इज सीन बाय द वे लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सरफेस। ठीक है, जैसे व्हाइट जो है हमें तब दिखता है जब सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, सो प्राइमरी कलर्स आपको याद रखने हैं, रेड, येलो और ब्लू होते हैं। सेकेंडरी कलर्स जब ये मिलजुल के कोई कलर बनाते हैं वो सेकेंडरी कलर हो गया। वार्म कलर्स में हम रेड, येलो और ऑरेंज मान के चलते हैं, और कूल कलर्स में हम पर्पल, ग्रीन और ब्लू मान के चलते हैं। सो प्लीज ये कलर्स याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से रेड जो है वो क्या है, वो प्राइमरी है, वार्म है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको एटलीस्ट याद हो, प्राइमरी में तो आपको याद रहता ही होगा, रेड, येलो, ब्लू हमने बचपन में भी पढ़ा था, उनको कंबाइन करके फिर हम अलग अलग कलर्स बनाते हैं। एंड वार्म कलर्स में रेड, येलो, ऑरेंज हो गया, और यहाँ पे पर्पल, ग्रीन और ब्लू हो गया। ओके, स्पेस क्या होगा जी, वो एरिया जिसमें ये क्राफ्ट जो है वो क्रिएट की गई है। ठीक है, देन आपका टेक्सचर क्या है जी, वो फील है ऑब्जेक्ट का, फील ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो टेक्सचर होगा। रियल या इम्प्लाइड हो सकता है। रियल टेक्सचर वो टेक्सचर होगा जो आप बंद आंख से भी फील कर सकते हो, और इम्प्लाइड टेक्सचर जो है आप बंद आंख से उसको नहीं फील कर पाओगे। जैसे ट्री ऑन अ प्रिंटेड पेपर, तो आप देखोगे तब समझ आएगा ट्री है, आप ऐसे टच करके नहीं समझ पाओगे कि क्या टेक्सचर है, क्योंकि वो तो स्मूथ ही होगा, राइट। सो नेचुरल ट्री जो है वो रियल टेक्सचर में आएगा, क्योंकि उसको हम टच करके बता सकते हैं, आंख बंद करके भी फील कर सकते हैं। सो रियल टेक्सचर, इम्प्लाइड टेक्सचर, ये आपको बताओ। वैल्यू, लाइटनेस या डार्कनेस एक कलर की, वो उसकी वैल्यू शो करती है जी, कितना लाइट है, कितना डार्क है। ओके, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जी विजुअल आर्ट के। तो आपसे सिंपली बस ये नाम याद रखो, पर्सपेक्टिव, बैलेंस, हार्मनी और रिदम। देन है जी पेंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आर्ट जब क्रिएट कर रहे हो तो पेन, पेंसिल कुछ तो यूज कर रहे हो। सो पेंसिल सबसे इजीली अवेलेबल मटेरियल होता है। ठीक है, एंड अपनी इनर डिजायर को अगर आप पेपर पे एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, सो पेंसिल के टाइप्स पूछे जा सकते हैं जी। ठीक है, कि कौन सी पेंसिल जो है वो कहाँ से या किस चीज के लिए यूज हो रही है। सो ग्रेफाइट पेंसिल सबसे मोस्ट कॉमन पेंसिल होती है जी। ठीक है, दे आर मेड ऑफ, ये मोस्ट कॉमन है, एनकेस्ड इन वुड। ओके, दे आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट। उनकी जो डार्कनेस है वो ग्रे टू ब्लैक तक वेरी करती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कई बार बहुत डार्क होती है कोई पेंसिल, कई बार नहीं होती। ओके, देन है जी आपकी पेंसिल रेंज जो है वो हार्ड से सॉफ्ट तक वेरी करती है, और बी से ब्लैक, हम कई बार बोलते हैं ना एच बी पेंसिल है, वो एच बी भले ही कंपनी या कुछ और हो, बट एच बी यहाँ पे स्टैंड करेगा हार्ड और ब्लैक, जो राइटिंग के लिए यूज की जाती है। ओके, तो एच बी पेंसिल्स जो है वो राइटिंग के लिए यूज की जाती है। टू बी मतलब टू ब्लैक, यूज्ड फॉर गिविंग लाइट शेड। 4 ब्लैक मीडियम शेड के लिए, 6 ब्लैक डार्क शेड के लिए। ओके, सो एच बी, 2B, 4B, 6B, तो ये मतलब पता होना चाहिए आपका। ओके, जैसे ये आपकी कलर्ड पेंसिल, ये तो ग्रेफाइट पेंसिल हो गई। देन कलर्ड तो सबसे ज्यादा लिखने के लिए कौन सी यूज होती है, ग्रेफाइट पेंसिल यानी HB पेंसिल। ओके, हार्ड और ब्लैक। देन है आपका कलर्ड पेंसिल, सो ये वैक्स लाइक कोर आपको नजर आएगी। ठीक है, एंड ये मल्टीपल कलर्स जो है ब्लेंड हो सकते हैं यहाँ पे साथ में। कलर पेंसिल टेक्निक्स, जिसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए फेदरिंग किसकी टेक्निक है तो वो कलर्ड पेंसिल की टेक्निक है। फेदरिंग ब्लेंड करना, बर्निश करना या एम्बोस, तो ये वर्ड आप ध्यान रखोगे कि ये कलर पेंसिल की अलग अलग टेक्निक्स हैं। ओके, चारकोल पेंसिल को आप देखोगे तो ये चारकोल से बनी होती हैं, टेंड टू स्मज इजीली। देन ग्रेफाइट पेंसिल, तो ये जल्दी फैल जाएंगी। ठीक है, दस दे कैन बी यूज टू क्रिएट टोन्स। ठीक है, तो ड्राइंग में टोन्स अगर क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज करोगे, आप चारकोल पेंसिल यूज करोगे। अगर आपने जो है वो ब्लेंडेड फॉर्म में कोई चीज लेके आनी है तो आप कलर्ड पेंसिल या फेदरिंग, ब्लेंडिंग ये चीजें करनी है तो आप कलर्ड पेंसिल यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप HB पेंसिल यूज करोगे। अगर आपको शेडिंग करनी है, लाइट शेड, मीडियम शेड, डार्क शेड, तो आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज करोगे।
ओके। वाटर कलर पेंसिल्स जो हैं दे आर डिजाइन फॉर यूज विद वाटर कलर टेक्निक्स, ठीक है। तो वाटर कलर में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ये पेंसिल जो है सैचुरेटेड विद वाटर एंड कैन स्प्रेड विद ब्रशेज। तो पिंच ऑफ सॉल्ट, पॉइंटिलिज्म, ग्लॉसी इफेक्ट, ये सारे वाटर कलर की टेक्निक्स हैं, वाटर कलर पेंसिल टेक्निक। सो ये आपने ध्यान रखनी है जी। ओके। देन है जी पेस्टल कलर। हमने अभी पढ़ा पेंसिल के बारे में, दूसरा है पेस्टल कलर के बारे में। ओके। सो कलर, पेस्टल कलर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक विच कंसिस्ट ऑफ पाउडर्ड पिगमेंट कंबाइंड विद अ बाइंडर। तो ये पेस्टल कलर होंगे। ड्राई पेस्टल, ये हम पढ़ते हैं, ड्राई पेस्टल दो टाइप का आपको नजर आएगा, हार्ड पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल, ठीक है। तो ड्राई और ऑयल पेस्टल हम पढ़ते हैं, तो ड्राई और वेट करके नहीं है, ड्राई और ऑयल है। ओके। सो ड्राई पेस्टल में हार्ड और सॉफ्ट आ जाएंगे। हार्ड जो है वो हायर बाइंडिंग होगी, उसमें लेस पिगमेंट होगा, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। कलर्स जो है वो लेस ब्रिलियंट होंगे इसमें, और नो फिक्सेटिव रिक्वायर्ड। बट सॉफ्ट जो है उनमें पिगमेंट हाई है, बाइंडिंग लेस है, ड्राइंग्स जो है वो स्मज या ब्लेंडिंग में यूज हो सकती हैं, कलर्स जो है वो ब्राइट हैं। फिनिश्ड ड्राइंग रिक्वायर्स फिक्सेटिव टू प्रिवेंट फ्रॉम स्मजिंग, कि वो फैले ना, इसलिए आपको एक फिक्सेटिव की जरूरत पड़ेगी। हार्ड में वो फिक्सेटिव की जरूरत नहीं है, लाइंस ड्रॉ करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो बाइंडिंग ज्यादा है क्योंकि हार्ड है ना, वो बाइंडिंग ज्यादा है, और पिगमेंटेशन यानी उससे निकल कम रहा है कलर, वो आपको बस लाइंस वगैरह चीजें करने के लिए, तो वो फैलेगा भी नहीं, स्मजिंग नहीं है क्योंकि हार्ड है, ठीक है। ऑयल पेस्टल जो है उनकी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है जी, कलर्स ब्राइट होते हैं, ठीक है, बट ये डिफिकल्ट होते हैं ब्लेंडिंग में, ठीक है। तो ये कब ब्लेंड किए जा सकते हैं, अगर आप पीस ऑफ क्लॉथ या कॉटन को यूज कर रहे हो, सो टोनल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप फिर भी ब्लेंड कर दोगे, ओके, अदरवाइज ये ब्लेंड नहीं होते। इनमें भी किसी फिक्सेटिव की जरूरत नहीं है जी। गुड क्वालिटी कार्ट्रिज शीट जो है वो यूज की जाती है, और इवन पेस्टल शीट भी यूज की जाती है, ताकि इन कलर्स को हम प्रॉपर तरीके से क्या करें, क्योंकि देखो ना ये ग्रेन्स के साथ है वो शीट, तो वो थोड़ा सा जो ऑयल वाला पोर्शन है वो अब्जॉर्ब होके सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें, फैलेगा नहीं। ओके। पेस्टल मीडियम जो है वो सबसे पहले मेंशन किया था लियोनार्डो डा विंसी ने। ओके। आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि बच्चे की गर्भ में एक बच्चे की फोटो जो है वो किसने बनाई थी, वो भी इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। तो ये काफी पॉपुलर मीडियम बना बिकॉज ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ ब्राइट कलर्स। तो पेस्टल मीडियम आपने ध्यान रखना है, पेस्टल कलर। तो हमने पेंसिल पढ़ लिया, दूसरा था पेस्टल। अब कुछ एक फन है, सम फन बट इफेक्टिव कलरिंग मेथड भी है, जैसे क्रेयॉन टेक्निक्स में पेस्टल इफेक्ट आ जाएगा, ग्राफिटो टेक्निक, बतिक। देन आपका पेस्टल टेक्निक्स में और फर्दर डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो, ऑयल बेस्ड पेस्टल क्रेयॉन्स, उनको आप किस पे, जो वेराइटी ऑफ सरफेस है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पोट्री है, तो उस पर आप किसको यूज करोगे, ऑयल बेस्ड पेस्टल क्रेयॉन्स को आप यूज करोगे। ओके जी। देन दे आर वाइडली यूज्ड इन सीनरी, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट पर्पस, तो इनके लिए यूज किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्रश यूज करते हो तो द स्टूडेंट शुड कीप 0, 2 और 4 नंबर की जो राउंड स्टेबल हेयर ब्रश हैं वो थिन लाइंस के लिए यूज हो रही हैं। 5, 6 और 8 नंबर की जो हैं वो लार्जर एरिया को कलर करने के लिए यूज होती हैं, ब्रॉड होती हैं वो। ये बहुत 0 इज लाइक बहुत पतली है, तो 0, 2, 4 जो है वो ये स्टेबल, ये जो सेबल राउंड सेबल हेयर ब्रशेज जो है ये थिन लाइंस के लिए या स्मॉल एरिया को कलर करने के लिए यूज होती हैं। फ्लैट ब्रशेज जो हैं वो पोस्टर पे लिखने के लिए यूज होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बच्चा प्रॉपरली ब्रश पकड़ना भी सीख जाएगा, चीजें भी उसको आ जाएंगी, वो चीजें यहाँ से आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, पहला हमने किया पेंसिल, दूसरा हमने किया पेस्टल कलर, तीसरा है जी पोस्टर कलर। तो एक तरीके से वाटर पेंट विद गम बाइंडर, जो ओपेक और जल्दी सूख जाएगा जैसे ग्लू होता है। ओके, तो ये पोस्टर कलर होते हैं जी, यूजुअली सोल्ड इन ग्लास जार्स। और शो कार्ड कलर जो है या टेम्परा कलर, वो दिखाने के लिए कि कौन सा कलर है, तो ये यूजुअली जो है आपको ग्लास की बोतल में मिलेंगे, छोटी छोटी आती है बट ग्लास की आती है। ओके। देन पेन और इंक, पेन भी तो आएगा ना, तो पेन और इंक, तो यूज ऑफ पेन और इंक वो सिमिलर है, जैसे पेंसिल को यूज करते हैं ड्राइंग में वैसे ही। तो अलग अलग तरीके के पेन मिलते हैं, मार्कर, फाउंटेन पेन, अलग अलग होते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट पेन फ्रॉम द नेचर, तो जैसे हम तख्ती लिखते थे, तख्ती के ऊपर हम वो बांस की कलम बनाते थे बचपन में। आई थिंक हमारी ही होगी वो लास्ट जनरेशन जिन्होंने तख्ती लिखी होगी, उसके बाद तो नहीं आती वो चीजें, राइट। सो स्टिक्स, बैम्बू, रीड, क्रोक्विल, निब पेन, ये चीजें हम कैसे बनाते थे, नेचुरल चीजों से बनाते थे।
ओके। देन पेन से भी तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। फाइन लाइन पेन, जैसे जेल पेन है, एडिंग है, ये अलग अलग पेन है, ठीक है। मार्कर पेन, अलग पेन होंगे, ब्रश मार्कर, ग्लास एंड क्राफ्ट मार्कर, वो टाइप के। देन फेल्ट पेन, एक्वेरल पेन, बेरोल फेल्ट पेन, तो ये फेल्ट पेन है जी। इंक, इंक मिक्सचर होती है जी, वाटर का, कार्बन का, लैम्प ब्लैक एंड अ बाइंडर शेलैक, ओके, या कोई भी और बाइंडिंग मटेरियल। तो आपसे इंक का मिक्सचर पूछा जा सकता है। इंक में पानी होता है, कार्बन होता है, लैम्प ब्लैक होता है और एक बाइंडर होता है। 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। राइट चॉइस ऑफ पेपर जो है वो इंक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि अगर स्याही फैल गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको पेपर भी अच्छा चाहिए होगा। इंक्स जो है वो एक्रेलिक इंक हो सकती है, ड्राइंग इंक हो सकती है और इंडियन इंक हो सकती है, अलग अलग तरीके की इंक है। पांचवा जो तरीका है जी, जब हम विजुअल आर्ट की बात करते हैं, दैट इज रंगोली, ठीक है। सो रंगोली जो है वो ट्रेडिशनल डेकोरेटिव फोक आर्ट होती है, जैसे राजस्थान में मंडाना है, बंगाल में अल्पाना है। सो ये रंगोली की फॉर्म्स हैं, ओके। आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बनाते हो, जैसे स्वास्तिक, लोटस, लक्ष्मी जी के स्टेप्स बनाते हो, फुट वो पैर बनाते हो, ठीक है। या रंगोली मटेरियल जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आप रंगोली किस चीज से बना रहे हो। कई जगह पे ड्राई राइस से या उसके आटे से या फ्लावर से, बुरादे से, सैंड, सॉडस्ट, दिया, तो अलग अलग चीजों से रंगोली बनाई जाती है जी, ओके। देन क्ले की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे आपको फ्रीली खेलते हुए नजर आते होंगे क्ले से। तो क्ले जो है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगी, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करेगी, क्रिएटिविटी डेवलप करेगी, इंटरेस्ट और जॉयफुल होगा वो पूरा, मजे आएंगे बच्चों को, ठीक है। कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी और सारी की सारी सेंसेस जो है वो यूज हो रही है जब बच्चा क्ले के साथ खेल रहा है, ओके। क्राफ्ट मटेरियल आप रीयूज करते हो जी वेस्ट मटेरियल को या ट्रैश को कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो आपने याद रखना है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जो किसने बनाया था, नेकचंद ने बनाया था। आप कभी वहां जाके देखिए तो बहुत बड़ा है वो, चलना बहुत पड़ता है, लेकिन वो सारी टूटी फूटी चीजों से, रीयूज्ड मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से जो है वो बनाया गया है सारा का सारा। तो इसमें वो होता है ना कि कुछ चीजें होती है जिनको आप वो नहीं कर सकते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, तो प्लास्टिक जार, बोतल, एम्प्टी कैंस, तो उन सारी चीजों से आप कुछ मतलब अच्छा बना सकते हो, वो क्राफ्ट मटेरियल में जाएगा। मिक्स्ड मटेरियल में क्या रहेगा जी, मैनी टाइप ऑफ आर्टवर्क, जैसे कोलाज, सब कुछ मिला जुला के कोलाज बना दिया, रंगोली बना दी, क्लासरूम बैकड्रॉप, तो कुछ भी कोई भी चीज बना दी, ठीक है। तो जो भी मिक्स मटेरियल है उसमें वो मटेरियल लो कॉस्ट होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम केव पेंटिंग्स जानते हैं, पहले भी तो पेंटिंग होती थी ना, तो वो कलर कहां से निकालते थे, वो फ्लावर्स से निकालते थे, ग्रास, बार्क ऑफ ट्री, तो वहां से वो कलर एक्सट्रैक्ट करते थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्राउन कलर, गेरू से कौन सा कलर आएगा, ब्राउन कलर, कोल से कौन सा कलर एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ब्लैक, टर्मरिक से येलो क्योंकि हल्दी है। देन जो ग्रीन है वो लीव से, ग्रास से, पालक से, इनसे ग्रीन कलर आएगा, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं अगर हमें मिल रहे हैं तो फ्लावर में रेड कलर आ जाएगा रोज से, येलो कलर मैरीगोल्ड से, लैपिस लजुली या फिर इंडिगो, इससे आ जाएगा ब्लू कलर। इंडिगो से कौन सा कलर आएगा, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो कोई भी फर्दर कोई चीज पूछी जा सकती है, ओके। हम एक मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं फ्लावर कलर्स को यूज करके, ओके। सो लो कॉस्ट मटेरियल क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, जैसे पेपर हो गया, कलर हो गए, ब्रश हो गई, पेंसिल हो गई, अडेसिव हो गए, तो उन सब से मिला जुला के मिक्स मटेरियल से हम चीजें बनाते हैं जी, ओके। अगर हम पेंटिंग की बात करें, ये भी एक तरीका है अपनी चीजें शो करने का। हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी अब तक। पेंटिंग में आप जो है कितने टाइप ऑफ कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मटेरियल विच कैन ऑल्सो बी डन विद हैंड्स, फिंगर्स, नाइफ, स्पैचुला, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो भी आप पेंट कर दो, दैट्स इट। डायरेक्ट कलर हो सकते हैं जी, ऑयल कलर हो सकते हैं, वाटर कलर या पोस्टर कलर हो सकते हैं, ओके। सो ये वाटर कलर पेंटिंग जो है वो ओल्डर है ऑयल पेंट से, यानी वाटर कलर पेंटिंग बहुत पहले आई थी। नॉर्मली ऑयल ओनली मीडियम जो चाहिए होता था, वो पानी चाहिए होता था, अब ऑयल पेंटिंग आने लगी है। सो वाटर कलर्स ट्रांसपेरेंट होंगे, कैन पेंट वन और मोर लेयर्स, उसी के ऊपर आप दूसरी लेयर कर सकते हो। ऑयल में वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। ऑयल में ये जो कलर्स हैं ये ट्यूब्स में अवेलेबल होते हैं जी, ऑयल कलर्स। इनको डाइल्यूट किया जाता है टर्पेंटिन ऑयल से। तो ये वर्ड आप याद रख सकते हो कौन से ऑयल की बात हो रही है, तो टर्पिन ऑयल, टर्पेंटाइन लगा लो या वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, टर्पिन ऑयल है टेक्निकली। सो वो ऑयल यहाँ पे यूज किया जाता है जी। डायरेक्ट कलर्स में अपने ड्राई पेस्टल आ गए, क्रेयोन आ गए, आपकी कलर पेंसिल्स आ गई, तो वो सारी चीजें डायरेक्ट कलर्स में आ गई।
ओके। ब्लॉक पेंटिंग्स भी होती हैं जी, ठीक है। मैं आई थिंक मैं नाम भूल रही हूँ, संगनेर करके जयपुर में है ये जगह, ठीक है। अगर किसी को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ध्यान हो तो बताना। वहां पे भी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। सो आप जब ये जाओगे ना फोर्ट में, अंबर फोर्ट जो है उसकी उसको जब घूम के पीछे की साइड से आते हैं ना, तो वहां पे वो ब्लॉक पेंटिंग की हुई आपको बेडशीट, सूट और वो क्या बोलते हैं साड़ियाँ, वो चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म होती है जी। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक स्टैम्प पैड की तरह चीजें यूज करते हो, और उसमें कलर जो बनेगा वो वेजिटेबल का प्रिंट या नेचर प्रिंट, हैंड फिंगर थंब प्रिंट। तो यूजुअली वेजिटेबल कलर्स से वो चीजें एक्सट्रैक्ट, वो वेजिटेबल से कलर एक्सट्रैक्ट करके वो पेंटिंग बनाई जाती है। ओके। कोलाज मेकिंग हो सकता है जी। कोलाज जो है वो फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब है ग्लूइंग या पेस्टिंग। तो कोलाज में आप चीजें चिपका चिपका के असेंबल करते हो और सारी चीजें चिपका के कुछ बनाते हो, राइट। तो कई चीजें, इट्स लाइक आपने फोटोज का कोलाज बना दिया, तो वो आपने कई चीजें, आपके अलग अलग चीजें थी, उनको एक जगह पे ले आए हो आप। मास्क या पपेट मेकिंग हो सकता है जी। अब पपेट या मास्क आप कैसे भी बना सकते हो, पेपर से बना लोगे, राइट। तो जो एंटरटेन करता है आपको वो पपेटियर हो गया, ठीक है। एंशियंट आर्ट फॉर्म है ये थिएटर की अगर हम बात करें। सो एक सेकेंड, ठीक है। सो पपेट्स डिफरेंट वेराइटीज की बन सकती हैं, बाय नेचर फ्लेक्सिबल और इन्वेंटिव मीडियम है। फिंगर पपेट बना दिया आपने, सोक्स पपेट हो जाएगी कि सोक्स पड़ी हैं उससे आपने थोड़ा सा उस पर ड्रॉ करके वो सोक्स पपेट बन गई। बैग पेपर बैग से बन जाएगी, ग्लोव से बन जाएगी, दस्ताने से। तो अलग अलग तरीके की। मास्क में यूजुअली बहुत इजीली आप पेपर से बना सकते हो, ठीक है। सो पेपर मास्क हो जाएगा, या पेपर बैग मास्क हो गया, पेपर प्लेट मास्क हो गया। तो अलग अलग मास्क जो हैं वो आप बना सकते हो, क्योंकि ये नेचुरली फेस पे ही पहना जाता है यूजुअली, ठीक है। सो ये दोनों एंटरटेनमेंट और डिस्गाइज दोनों के लिए यूज होता है। ओके। देन पेपर कटिंग और फोल्डिंग है जी। पेपर कटिंग में मोजाइक एक टेक्निक है, ठीक है। इसमें आप वही एक इतना कुछ कट किया और वो किया, जो पूरा खोला तो एक बड़ा सा जो है आपने कंप्लीट पिक्चर आपको मोजाइक जैसी लगेगी। ओके। सांझी जो है वो पेपर कटिंग की आर्ट है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग की आर्ट में ओरिगेमी है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो जापानीज स्टाइल है जी ओरिगेमी में, आप 2D 3D पेपर से ही वो स्ट्रक्चर्स बनाते हो, ठीक है। सो गैमी मतलब पेपर, और ही मतलब फोल्डिंग। तो पेपर फोल्ड कर करके आप वो चीजें बनाने की कोशिश करते हो। देन है ओल्ड न्यूज़पेपर्स भी यूज किए जा सकते हैं जी पेपर स्कल्पचर्स बनाने के लिए, क्योंकि वो इजी टू हैंडल होगा। ये थी अब तक की हमारी विजुअल आर्ट, ओके। उसमें मेन मेन चीजें थी। अब बात आती है जी परफॉर्मिंग आर्ट की, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट का अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। म्यूजिक, म्यूजिक एक आर्ट फॉर्म है, विच मीडियम क्या है उसका, साउंड है। आप अलग अलग तरीके की चीजें कंबाइन करते हो, जो स्मूथ प्लेजेंट हार्मनी शो करेगा उसको हम म्यूजिक बोल देते हैं, राइट। अब म्यूजिक में भी कई चीजें हैं, जैसे वोकल म्यूजिक। सो ट्यून, रिदम, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं म्यूजिक में, कि अच्छी ट्यून लगे और रिदम आना चाहिए, ओके। सो वो सॉन्ग बन जाता है एक तरह, जब हम वर्ड्स उसके अंदर डाल देते हैं तो वो सॉन्ग बन गया। सारी की सारी ट्यून्स जो है वो डिफरेंट सारे गामा पैटर्न पे 7 नोट होते हैं जी, सारे गामा पादा नीसा, ओके। तो ये 7 नोट्स हैं, वो याद रखोगे। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, एक तो वोकल म्यूजिक हो गया, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में हम दो स्टाइल लेके चलते हैं, एक हिंदुस्तानी और एक आपका कर्नाटिक स्टाइल, ठीक है। तो वो चीजें हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लाए करता है वो थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको स्ट्रिंग, जैसे गिटार वगैरह है जहां पे तार वार लगे हुए हो, ठीक है। तो वो जो गिटार वाली चीजें, या एक तारा है, तानपुरा है, तो जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम कोर्डोफोन बोलते हैं जी, तात वाद्य, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कोर्डोफोन वाली, ओके। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूजुअली मेड ऑफ मटेरियल कॉटन, सिल्क, लाइक वुड, मेटल, देन क्ले, हाइड और स्किन ऑफ एनिमल। सो वो अलग अलग चीजों से बने होते हैं। एंशियंट स्क्रिप्चर्स ये मेंशन करती हैं ताट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसमें स्ट्रिंग्स जो है वो कॉटन या सिल्क या ग्रास के भी बने होते थे, जिसको हम मूंज बोलते हैं, ओके। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रिवलेंट है इंडिया में, उसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी दैट कंसिस्ट द साउंडेड विद द हेल्प ऑफ अ प्लेक्ट्रम,
जिसको किसी चीज से बजाया जाता है, हाथ से नहीं बजा रहे हो आप डायरेक्ट, ठीक है, एक छोटी सी ऐसे होता है कार्ड सा, उससे आप बजाते हो, सो वीणा, सितार, सरोद, ये उसमें कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी है प्लेड बाय यूजिंग अ बो, तो बो का यूज करके जैसे सारंगी, सरिंदा, ठीक है, तो ये रावण हत्था, तो ये यूज कर सकते हो आप। थर्ड जो है वो संतूर, जो है वो एक कॉर्डोफोन प्लेड अपॉन बाय स्ट्राइकिंग इट्स स्ट्रिंग विद अ स्मॉल पेयर ऑफ वुडन स्टिक। सो आप अलग अलग चीजों से बजाते हो, प्लेक्ट्रम से बजा रहे हो, बो से बजा रहे हो, वुडन स्टिक से बजा रहे हो, या हाथ से बजा रहे हो। हाथ से बजा रहे हो वो इकतारा, तानपुरा हो गए, वुडन स्टिक से बजा रहे हो संतूर हो गया, बो से बजा रहे हो सारंगी, सारिंदा, रावण हत्था हो गया, और प्लेक्ट्रम से बजा रहे हो तो वीणा, सितार और सरोद हो गया। तो ये वो हैं जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉर्डोफोम या तात वाद्य। ओके, बेसिक्स जो होंगे सभी परफॉर्मिंग आर्ट के वो यही है, सुनना, देखना, इम्बाइब करना, इमिटेट करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्रेस करना खुद को, और परफॉर्म करना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये तो था अपना तात वाद्य, कॉर्डोफोम। ये है जी विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम एरोफोन बोलेंगे, यानी हम मुंह से हवा फेंकेंगे तब वो बजेगा, तो ये सुशिर वाद्य है। ओके, अलग अलग टाइप की हैं जी। सुशिर मतलब होलो है, वो परफोरेटेड है या फुल ऑफ होल्स है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ यूज होंगी। जैसे पीपड़ी, ठीक है, मेड फ्रॉम अ स्मूथ लीफ फोल्डेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुशिर यंत्र। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं जी, ये पूछा जा सकता है कौन सा कहाँ से है, तो रन सिंघा जम्मू, अलगोजा राजस्थान, हारमोनियम, फ्लूट, बांसुरी, शहनाई, तुरी, बी, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट हैं जी, जो जिसमें हवा आपको फेंकनी है और आगे जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, होल्स हैं उनमें और होलो है वो अंदर से। देन स्किन इंस्ट्रूमेंट जी, जिसमें मेम्ब्रेनोफोन हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीके के यंत्र हैं। जैसे ढोल है, ओके, पंजाब में, नाल है महाराष्ट्र में, धाक है बंगाल में, हुडका है हिमाचल प्रदेश में, और डापू है आंध्र प्रदेश में। ये चीज एज इट इज पूछी गई थी कि कौन सा इनमें से गलत है, ऐसे करके, तो एक का गलत दे रखा था, तो ये आपको याद रखने हैं जी। ऐसे ही परकशन है, आइडियोफोन जिनको हम बोल रहे हैं, घाना वाद्य, ठीक है, तो घाना मीन्स सॉलिड, ओके, तो ये आपको जैसे डांडिया, मंजीरा, घंटा, घुंघरू, घतम, ये सारे जो है वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। जैसे गोंग है सिक्किम में, कामसेल कर्नाटक, भोरताल आसाम, लिजियम महाराष्ट्र और घतम कश्मीर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है जी, बाकी कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ओके, देन है जी, पहली तो म्यूजिक थी, म्यूजिक में हमने वोकल इंस्ट्रूमेंट और आपका वोकल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पढ़ा। इंस्ट्रूमेंटल में फिर हमने ये 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ही थे ना चारों, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल में हमने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, अलग अलग वाद्य यंत्र पढ़े। देन अपना आता है जी डांस, ठीक है, तो डांस में भी सोलो भी हो सकता है और आपका जो है ड्यूएट भी हो सकता है, ग्रुप डांस भी हो सकता है। सो जब आप बॉडी माइंड और सोल को फ्रीली एक्सप्रेस करते हो और कोऑर्डिनेशन आपको बॉडी पार्ट्स में विद फेस एक्सप्रेशन दिखेगा अलोंग विद म्यूजिक, तो उसको हम डांस बोलते हैं, ठीक है। जैसे देवी पूजा में दिमसा जो है वो देवी पूजा के टाइम पे आंध्र प्रदेश में डांस है, गरबा गुजरात में है, बिहू जो है वो बंगाल में है। बिहू बंगाल क्यों लिख रखा है इन्होंने भाई, क्योंकि मैंने सही जो उन्होंने लिख रखा है आपके NIOS के मटेरियल में वही लिखा है, बट बिहू बंगाल है, बिहू तो असम साइड भी तो होता है। तो आप ये प्लीज कंफर्म करके मुझे भी बताना, मुझे बिहू असम लग रहा है, मैं बिहू दिमाग में आते ही असम ध्यान में आता है, बट पता करना भाई एक बार, ये ठीक करो अगर गड़बड़ है तो। फोक डांस, क्लासिकल डांस, क्रिएटिव डांस, तो अलग अलग तरीके के डांस हैं जी। फोक डांस इवॉल्व फ्रॉम लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, तो आप वहां पे जो भी रिचुअल सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी, जो भी चीजें होती हैं वहां से जो चीजें आप सीखते हो और वहां से जो इवॉल्व होता है धीरे धीरे करके, तो वो फोक डांस है। क्लासिकल डांस जो डेवलप हुआ है, एक होता है हैज डेवलप्ड क्रिएटिव सॉलिड बेस वर्क, उसको हम क्लासिकल बोलेंगे, उसमें चीजें भी लिखी हुई हैं, पहले भी रहा है, टेम्पल्स में वो डांस होता था, रॉयल कोर्ट्स में वो डांस होता था, तो वो इसमें जो क्लासिकल डांस के एग्जाम्पल हैं कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, तो ये 4 तो एटलीस्ट याद रखो। ओके, देन है आपका क्रिएटिव डांस जी, जैसे उदय शंकर जो है वो पायनियर माने जाते हैं इस एरिया में। सो वेस्टर्न थिएट्रिकल टेक्निक्स की अडेप्टेशन
विद इंडियन एलिमेंट्स, तो वो आपका क्रिएटिव डांस हो जाएगा। यानी आप इसमें आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो आप अपनी चीजें क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन शांति बरदान जो है वो उदय शंकर के ही डिसिपल रही हैं। उन्होंने इमोर्टल रामायणा विद ह्यूमन बींग्स परफॉर्मिंग लाइक पपेट्स वो दी है। तो किसने दी है इमोर्टल रामायणा? शांति बर्धन ने। किस फॉर्म में? आपकी पपेट की फॉर्म में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फेबल ऑफ पंचतंत्र क्रिएटिंग मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। दर्पण अकेडमी जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट की वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रिएटिव डांस के ऊपर फोकस करता है। ओके, देन आती है जी, वो तो डांस हो गया, ये थिएटर है। थिएटर में आप अपने आप अगेन आप अपने आप को रिप्रेजेंट या अपने आप को शो करते हो परफॉर्मेंसेस के थ्रू। तो थिएटर या ड्रामा परफॉर्मेंसेस जो है वो बेस्ड होती हैं सोशल अप्रिशिएशन, अवेयरनेस, मैसेज, किसी स्टोरी से रिलेटेड मैसेज, कोई सोशल एविल इरेडिकेट करने के लिए, तो ये उसमें आएगा। ओके, चिल्ड्रन जो है वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, तो उसको हम रोल प्ले बोलते हैं। ठीक है, सो एक स्किल्ड टीचर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो बच्चों को स्टोरी टेलिंग, थिएट्रिकल चीजें, उन चीजों को ऐड करके कोई चीज समझाने की कोशिश करेगा। ओके, फोक थिएटर में भांड पत्थर आता है जी। ठीक है, ये थिएटर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब से बिलोंग करता है। ठीक है, फार्मर्स जो है वो हार्वेस्ट करते हैं अपनी फसल को, और उसके बाद अपने गॉड और गॉडेस की पूजा करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सटायर, विट और पैरोडी आपको नजर आएगा यहाँ पे। ओके, देन है जी शिकरगा। शिकरगा ये भी एक ट्रेडिशनल पत्थर है, पत्थर, हाँ पत्थर, विच इज अ सटायर बेस्ड स्टोरी ऑफ हंटर्स जो डियर्स को हंट करते थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। कृष्णट्टम जो है वो हर साल कृष्ण टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है ऑफ गुरुवायूर इन केरला। सो कृष्णट्टम केरला। देन स्वांग हरियाणा, पंजाब, नौटंकी उत्तर भारत, रासलीला उत्तर भारत, भावेई देन आपका गुजरात और राजस्थान, जात्र बंगाल और ओडिशा, और आपका ये जो है तमाशा महाराष्ट्र, और यक्षगना केरल कर्नाटक। तो ये चीजें आपको पता हो, ये वाला पूछा गया था, यक्षगना वाला हो सकता है ये भी पूछ लिए जाए। ओके, ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे थिएट्रिकल ग्रुप्स हैं, तो आपको ये पता हो कि ग्रुप के नाम हैं। ठीक है, सो नंदीकर, पृथ्वी थिएटर सबने सुना होगा, महाराष्ट्र में है ये, तो मुंबई में। देन आपका रानज्ञान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये दिल्ली में है, जो थिएटर को प्रमोट करते हैं, थिएटर इन एजुकेशन। ओके, देन पपेट्री है जी। पपेट्री में हमने ये तो पढ़ ही लिया कि आप एक यूनिक एस्पेक्ट के साथ चीजों को परफॉर्म करके बता रहे हो। तो जो विक्रमादित्य की 32 पपेट थोन, ठीक है, यानी सिंहासन 32। सो वो जो है यहाँ पे मतलब बहुत सारी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, ये भी उनमें से एक है। तो वो चीजें आप जो है इस माध्यम से सिखा सकते हो बच्चों को। ओके, ये पपेट है जी, ये वाले भी याद रखने जरूरी है। ठीक है, ग्लोव पपेट उत्तर प्रदेश, थीम क्या है या नेम क्या है पपेट का? राधा कृष्ण बनाएंगे। और ओडिशा में भी पपेट है। देन वेस्ट बंगाल में इसको पवकुथु जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे वही यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। केरला में कठपुतली है। स्ट्रिंग पपेट है जी। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में ये एक पपेट का एस्पेक्ट है, थीम है खुंधई। देन ओडिशा में गोम्ब्याता, देन कर्नाटका में बोमलातम। ओके, और तमिलनाडु में भी पपेट है, स्ट्रिंग पपेट है। रोड पपेट जो है वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा में है। बाकी शेडो पपेट है जी, ये इन सारी जगह पे, और ये शेडो पपेट के थ्रू जो है वो एक थीम बताई गई है। जैसे ओडिशा में रामायण हो सकता है पूछ लें, या महाभारत वाली थीम पूछ लें तो वो कर्नाटक। ठीक है, सो ये बेसिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। पपेट्री एक सक्सेसफुल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस के लिए अगर आपने एजुकेशन स्प्रेड करनी, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, सो ये एक बहुत अच्छा तरीका माना गया है, क्योंकि उनको इससे इजीली समझ आ जाता है जो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको। ओके, अब आर्ट में आप इवेल्युएशन भी करोगे ऑब्वियसली, तो दो एस्पेक्ट हैं इवेल्युएशन के, सेल्फ इवेल्युएशन, स्टूडेंट इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन में टीचर जो है कैन पुट एफर्ट्स टू एनहेंस हिज और हर नॉलेज, कि वो और कैसे बेटर कर सकता है, वो वर्कशॉप अटेंड करे, सेमिनार्स अटेंड करे, और बेटर टीचर्स के साथ एक नेटवर्क डेवलप करे, तो वो वहां से सीख सकता है, सेल्फ इवेल्युएट कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट का इवेल्युएशन। स्टूडेंट का इवेल्युएशन तो हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते ही आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब रेगुलरिटी,
कंटिन्यूटी में, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब फाइनल ग्रेड जो आप असाइन कर रहे हो बच्चे को, और उसमें स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक सारी चीजें इंक्लूड हो गई। सो वो चीज आ गई। कोई सिंगल टूल तो है नहीं, ठीक है। सो नॉट सिंगल टाइप ऑफ टूल जो रिलायबल, वैलिड, कॉम्प्रीहेंसिव हो। सो बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हो आर्ट को, डिस्प्ले से, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। सो ये वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आर्ट की इवेल्युएशन में यूज होते हैं, ठीक है। ये हो गई जी आर्ट एजुकेशन। मुझे लगा था ये खत्म कैसे हो गया, बट नहीं, अभी बाकी भी तो बचे हैं। अब बात आती है जी हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की। ओके, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले हेल्थ के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हेल्थ हमने वो पहले भी बात की थी कि WHO के अकॉर्डिंग ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं हम, सिर्फ फिजिकल की बात नहीं करते, ठीक है। अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो कम्युनिकेबल डिजीजेस और अंडर न्यूट्रिशन, ये दो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो देश में बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है 1940s में कंसीव किया गया था 6 मेजर कंपोनेंट के साथ, कि स्कूल में मेडिकल केयर होगी, हाइजीनिक स्कूल एनवायरनमेंट होगा, स्कूल लंच, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस कर सकें। सो हेल्थ और एजुकेशन के बीच में हमें एक गहरा रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो हेल्दी कैसे रहेगा, क्योंकि पढ़ाई में ही तो हम ये चीजें सिखाएंगे उसको, राइट। तो ये एक्सप्लेन करता है ये रिलेशनशिप कि पुअर हेल्थ, उसकी वजह से लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग, आप मतलब इस लाइक ग्रेड कम आएंगे, ठीक है। सिंस पुअर हेल्थ इन चाइल्डहुड, तो वो पुअर हेल्थ इन अडल्टहुड भी मिलेगी आपको। देन फैमिली अगर एजुकेटेड है वो स्कूल को इंक्रीज करेगी, हेल्थ भी इंप्रूव करेगी, और इंक्रीज एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली हेल्थ इंप्रूव करती है। सो इट्स लाइक एजुकेशन और हेल्थ हैंड इन हैंड चलेंगे। अब हमने बोला स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसमें कई तरीके की चीजों की बात की गई है। देखो बातें तो सारी अच्छी अच्छी हैं, बट कुछ एक चीजें सडनली पूछ ली जाती है तो आपको डाउट हो जाता है कि इतना इजी पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया। जैसे जैसे हेल्थफुल स्कूल एनवायरमेंट है जी, तो एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, एनवायरमेंट में ही आ गया। लोकल बॉडीज उसकी सप्लाई को मॉनिटर करें, जैसे MCD इन दिल्ली और BMC इन मुंबई, है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हाँ, और ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी दिल्ली में किसकी है, तो MCD की है, राइट। सो इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ऐड किए हैं। क्लीन टॉयलेट्स और यूरिनल्स होने चाहिए। स्कूल अथॉरिटीज का क्या रोल रहेगा, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स हों, अगर को एजुकेशन स्कूल है तो गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट हों, चिल्ड्रन जो है वो सेफ फील करें, ठीक है, कोई हरेसमेंट वहां पे ना हो या एनिमल्स का अटैक ना हो, तो एक अच्छी फील मतलब बाउंड्री होनी चाहिए। देन प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए कि आपके ये ना हो कि कुछ कोई चीज सीवर खुला था और उसमें बच्चा गिर गया, राइट। सुपरविजन होना चाहिए अटेंडेंट के द्वारा, अगर प्री प्राइमरी या गर्ल चाइल्ड है तो सुपरवाइज करें वो। सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो शुड नॉट कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर, तो वो आप जो पानी नीचे जा रहा है वो ग्राउंड वाटर को ना खराब करें, राइट। टॉयलेट ब्लॉक जो है वो दिन में 2 बार क्लीन होने चाहिए, ये बात भी पूछी गई थी, कितनी बार क्लीन होने चाहिए, 2 बार, ओके। टॉयलेट और यूरिनल्स जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लो लेवल हैंड रेल्स और रैंप होने चाहिए ताकि इजीली कोई भी एक्सेस कर सके, राइट। लाइटिंग और वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई एडिक्वेट होनी चाहिए, मॉनिटरिंग रेगुलर यूज ऑफ टॉयलेट क्लीनर्स, तो वो चीजें हो, साफ सुथरी जगह हो। टीचर का क्या रोल रहेगा, टॉयलेट और यूरिनल एटिकेट्स वो बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। बोल्ट द डोर प्रॉपरली, बच्चे से दरवाजा बंद करना है जब आप वॉशरूम जा रहे हो। क्लीन वो ना अपने आप को पानी से मतलब साइक वाटर को यूज करना है जब आप अपने आप को क्लीन अप कर रहे हो। जो वेस्ट है वो डस्टबिन में फेंकना है, अगर यूज नहीं हो रही है तो लाइट बंद कर देनी है। हैंड वॉश प्रॉपर सोप से करना है, ठीक है। सो वॉश हैंड्स विद सोप, मड, ऐश, कैसे भी। डोंट वेस्ट वाटर, ठीक है। नेवर क्रिएट पैनिक फॉर अदर्स, डोंट बोल्ट द अदर कैबिन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अगर वो यूज में तो बाहर से मत बंद करके भागो, बेचारा बच्चा अंदर डर सकता है, परेशान हो सकता है, ठीक है। टॉयलेट सीट और यूरिनल्स को प्रॉपरली यूज करो, उनको गंदा मत करो, ओके। देन सेफ फूड है जी, ठीक है। सेफ फूड में क्या है कि बच्चे जो अपने घर से ब्रेक वो होता है ना, होम से जो खाना लेके आ रहे हैं वो लंच ब्रेक में
खाना खाएंगे, ठीक है। सो मिड डे या फिर मिड डे मील्स हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। देन है टीचर जो है वो प्रिवेंट कर सकता है इलनेस को बच्चों को एजुकेट करके। कैसे एजुकेट करेगा? हैंड वॉश को एनकरेज करेगा बिफोर एंड आफ्टर मील, बच्चों के बिहेवियर को मॉनिटर करेगा जब वो खाना खा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है खाना, ठीक है। एप्रन्स का यूज़ हो, हेड कैप का यूज़ हो, जो वॉलंटियर खाना सर्व कर रहा है या कैफेटेरिया या कैंटीन है तो वहाँ पे भी वो हेड कवर हो और एप्रन पहना हुआ हो, ठीक है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन अबाउट नॉट यूजिंग प्लास्टिक प्लेट्स फॉर मील, वो एजुकेट करना। फूड सेफ्टी जो है वो प्रैक्टिसेस इंश्योर करना, अगर आपके स्कूल में कैफेटेरिया है तो। आउटसाइड फूड जो है वो अलाउ ना, होता है ना, नॉट अलाउिंग गेट साइड वेंडर्स। सो बाहर निकल के साइड में जो जंक वाली दुकानें हैं या जो वेंडर्स हैं या रेडी लगा रखी हैं उनको अलाउ ना करना। ओके, देन है एनकरेजिंग फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एजुकेटिंग देम अबाउट फूड सेफ्टी, कि वो जो है होता ना लाइक गिविंग स्टेल या लेफ्ट ओवर फूड ना दें बच्चे को, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, इसलिए मैंने सारों को हाईलाइट नहीं किया बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, अब ऑब्वियस सी बात है हैंड वॉश करना तो सिखा ही रहे हो आप, सो प्रॉपर कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो वाटर की। वॉश बेसिन जो है वो मिनिमम हाइट पे हो ताकि बच्चे एक्सेस कर पाएं। ओके, सोप की, हैंड वॉश की या लिक्विड्स जो आप यूज कर रहे हो उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट हो। प्री प्राइमरी स्टूडेंट अगर है तो उसके साथ टीचर या नैनी जो है उसको अकम्पेन करे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। हैंड वॉशिंग एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए क्लीनर के द्वारा। देन आपका ये है वॉश बेसिन शुड बी अकॉर्डिंग टू स्कूल स्ट्रेंथ। ओके, स्कूल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ढंग के ज्यादा वॉश बेसिन्स हों। रूरल एरिया में वाटर बकेट, सोप, मग, वो चीजें रखी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे यूज कर पाएं। टीचर को भी मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि वो रेगुलरली हैंड वॉश करें, हेल्दी हैबिट्स यूज करें, ठीक है। जो साबुन रखा जा रहा है उसको चुराएं ना, ठीक है। वाटर को वेस्ट ना करें, जैसे वो होता है ना ट्रेन में जो टॉयलेट्स में डब्बा बंधा होता है वो चेन से बंधा होता है, तो इमेजिन कि मतलब वो भी है कि वो भी चोरी हो जाएगा, राइट। तो वही स्कूल में है कि वो सोप वगैरह कुछ चीज को चुराएं ना बच्चे, क्लीनलीनेस रखें। बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है स्लोगन्स प्रिपेयर करके वाटर पे, क्लीनलीनेस पे, हाइजीन पे, या एक नियर हैंड वॉशिंग एरिया आप वो स्लोगन्स लगा सकते हो। ओके, ड्रेनेज फैसिलिटी में स्कूल अथॉरिटी का काफी बड़ा रोल रहेगा जी, कि कोई कैजुअलिटी ना हो, तो इसलिए ड्रेन्स को आप कवर रखें, रेगुलरली उन ड्रेन्स को क्लीन करवाया जाए बाय लोकल बॉडीज टू अवॉइड ब्लॉकेज, ठीक है। देन रेगुलर रिपेयर ऑफ पाइपलाइन ताकि वाटर क्लॉगिंग ना हो, अवॉइड की जा सके। डिसइंफेक्टेंट्स का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाए ताकि उनमें पानी में इंसेक्ट्स ना ब्रीड करें, ठीक है। टीचर भी अटेंटिव हो सकता है कि वहां पे उस एरिया के आसपास कोई बच्चा ना खेले, अनकवर्ड ड्रेन है तो, ठीक है। कोई बच्चा जो है उसके अंदर और चीजें ना गिराए, अगर अदरवाइज ब्लॉकेज हो जाएगी। नो चाइल्ड शुड प्ले विद डर्टी क्लॉग्ड वाटर, तो उस पानी के साथ भी ना खेलें बच्चे। ओके, देन रिफ्यूज डिस्पोजल, इसमें हम 4R की बात करते हैं जो पूछा जाता है। पहले रिफ्यूज करो उस चीज को कि प्लास्टिक है मुझे लेना ही नहीं है, ले लिया है तो उसको रीयूज करो बार बार, अदरवाइज रिड्यूस करो और अदरवाइज रिसाइकिल करो। सो रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, और या फिर ये ऐसे आना चाहिए वैसे तो, रिफ्यूज करो, रिड्यूस करो यूज को, दोबारा से यूज करो, रीयूज एंड देन रिसाइकिल। ओके, देन लाइटिंग, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग जो है वो रेस्पिरेशन, हार्ट एक्शन, ब्रेन एक्टिविटी, इन सारी चीजों को एक्टिवेट करती है। रादर देन डिम लाइट है तो आपको नींद नींद जैसा ही फील होगा। सो लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। रूरल एरियाज में स्कूल्स ओपन होते हैं तो बच्चों को लाइट की दिक्कत आती नहीं है। अर्बन एरियाज में एडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट की जरूरत होती है, तो 4 से 5 ट्यूब एक रूम में होनी चाहिए, ये चीज भी पूछी जा सकती है। ओके, क्लासरूम में वार्म कलर पेंट्स होने चाहिए, ये बात याद रखो, ठीक है। तो वार्म कलर पेंट्स ऑन वॉल्स टू गिव मोर लाइटिंग इफेक्ट, तो वार्म कलर पेंट्स आपके वहां हो। टीचर को भी केयरफुल रहना चाहिए लाइटिंग के बारे में। स्टार्ट होने से पहले लाइट्स ऑन हो, टीचर देख ले। इलेक्ट्रिकल वायर्स को भी आप चेक कर लो रेगुलरली कि कोई डैमेज तो नहीं है, किसी का हाथ तो नहीं लग जाएगा, अगर है तो उसको प्रॉपरली रिपेयर करवाया जाए। चाइल्ड हैविंग विजुअल प्रॉब्लम्स, उनको बेटर जगह पे बिठाया जाए जहां मैक्सिमम लाइट अवेलेबल हो।
ऐसे ही प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि हवा की दिक्कत ना हो, सांस की दिक्कत ना हो बच्चों को। कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जी। ग्रुप सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो क्लब्स में या क्लस्टर्स में होगा। ग्रुप डिस्कशन जो है वो इस तरीके से होगी टीचर का हर बच्चे के साथ आई कॉन्टेक्ट हो पाए। राइटिंग वर्क जो है एवरी चाइल्ड शुड हैव क्लियर व्यू ऑफ द बोर्ड। परफॉर्मिंग आर्ट की जब बात करो तो चिल्ड्रन के पास इनफ स्पेस हो। चाइल्ड विद स्पेशल नीड वो डोर के पास बिठाना है उनको। देन ट्रबल मेकर्स जो हैं उनको आप टीचर के पास बिठाओ ताकि उनकी एक्टिविटी मॉनिटर हो पाए। इवेल्युएशन जो है वो उसकी बात करेंगे तो टीचर जो है वो शुड हैव मैक्सिमम स्पेस टू मॉनिटर द चिल्ड्रन। तो आपके पास स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए जब आप सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हो। देन देखो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ओके, कंड्यूसिव इमोशनल और सोशल एनवायरमेंट हो, ठीक है, हर लेवल पे। ग्रीटिंग प्रोग्राम हो सकता है, टीचर बच्चों को एवरी स्टूडेंट को उसके नाम से बुलाए ताकि बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल हो पाए क्लास में। न्यू कमर क्लब हो सकता है जी, उसको आप ज्वाइन करें, इन्वॉल्व इन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। सीट को चेंज किया जाए ताकि बच्चे नए फ्रेंड्स बना पाए, सोशलाइज कर पाए। सो सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। रोज सीट चेंज कर रहे हो तो ये बात भी आई हुई है एक बार कि टीचर रोज सीट चेंज करने को बोल रहा है, तो वो क्या चीज को प्रमोट कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वन ऑन वन कॉन्टैक्ट, तो टीचर को हर एक बच्चे से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि उसको फ्री, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील हो बच्चे को, ठीक है। पीयर रीडिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो सीनियर्स जो हैं वो रीडिंग और अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करें जूनियर्स को। एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टीचर जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बना सकते हैं किन फैक्टर्स पे, जेंडर से रिलेटेड, फैमिली स्टेटस, रिलीजन, एज, तो इन चीजों से रिलेटेड कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप इनके बारे में बात ना करो या आप जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करो, राइट। तो एक हेल्दी सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है। सो इट विल इंश्योर कि पॉजिटिव लर्निंग हो बच्चों में। टीचर जो है वो बच्चों को स्टोरीज नरेट करने के लिए या इट्स लाइक उनको इंक्लूड कर सकता है ताकि कोई बच्चा इंफीरियर फील ना करे, सबको इंक्लूड करे, ठीक है। देन आती है जी हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, यहां से आते हैं क्वेश्चंस। फिर आप पूछते हो, वो बोल रहे हैं कि वीट में आप क्या, वीट क्या है, वीट में आपको कार्ब मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, क्या मिलेगा, और आप बोलते हो ये तो पढ़ाई नहीं हुआ था। ओके, सो ये है जी न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने जरूरी है। सो न्यूट्रिएंट्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको एनर्जी गिविंग फूड है तो उसमें आपके वीट, राइस, पोटैटो, शुगर, मैंगो, बनाना, ये चीजें आ गई। देन आपका फैट जो है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है, तो घी, बटर, ऑरेंज, नट्स, ये चीजें आ गई। देन आपका प्रोटीन में बॉडी बिल्डिंग फूड हम बोलते हैं, सो प्रोटीन वेजिटेबल्स में वैसे तो मेजरली एग, ठीक है, फिश, उन चीजों में ज्यादा मिलता है। मिनरल सॉल्ट जो प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक है, सो मिल्क, चीज, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनसे मिनरल्स मिल जाएंगे। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है, यूजुअली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। रफेज जो है वो जो फाइबर कंटेंट है प्लांट का, इसीलिए आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप एज इट इज फ्रूट खाओ, एज इट इज सैलेड खाओ, रादर देन आप फ्रूट का जूस बना के पियो। जूस के बाद तो जो फाइबर कंटेंट था वो अलग हो गया, अब सिर्फ उसके अंदर शुगर बची है। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं जी रफेज, इसीलिए अगर आपका पेट खराब रहता हो तो आपको सैलेड खानी चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए, तो ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। बैलेंस डाइट में 4 ग्रुप्स आते हैं जी। एक है मिल्क ग्रुप जिसमें आप मिल्क, चीज और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो। एक है मीट ग्रुप जिसमें चिकन, फिश, लैम्ब, ये वाली चीजें हो रही है, और वेजिटेरियंस के लिए आपके सोयाबीन, पनीर, बीन्स, ये चीजें आ रही हैं। फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप है जी, पनीर वैसे यहां भी आ गया, ठीक है। तो आपका फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप है, तो ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सीरियल्स और व्हीट ग्रुप है जिसमें व्हीट, राइस और अदर सीरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट, आपकी बैलेंस डाइट में ये 4 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। इट्स लाइक मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया या दूध ले लिया या उससे बना प्रोडक्ट ले लिया, सोयाबीन ले लिया या फिर राजमा बना दिए, तो चावल ले लिया, तो राजमा, चावल, सैलेड और आपका पनीर, तो ये एक प्रॉपर मील की तरह हो गया आपके लिए। ओके, देन जर्म्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं जी, मेनली वो 4 मोड से फैलते हैं, या तो फूड एंड वाटर से, या एयर से, या कांटेक्ट में आने से, या फिर इंसेक्ट से।
ओके और जो फैलते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी पर्सन टू पर्सन अगर डिजीज स्प्रेड हो रही है तो कम्युनिकेबल है, जैसे मम्प्स, मेजल्स और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इनकी बचपन में अब जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनकी वैक्सीन भी लगती है। नॉन कम्युनिकेबल जो फैलेंगी नहीं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज पूछा जा चुका है, हार्ट स्ट्रोक इस बार पूछ लेंगे, राइट। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जी, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, वूपिंग कफ है और ट्यूबरक्लोसिस है। ओके सो इनके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं या प्रिवेंशन में हम क्या करें, जैसे मिजल्स इन्होंने बोला वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी की वैक्सीन होती है, डीपीटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया और क्या था, टेटनस, एक और था, कुछ तो था ये, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि बहुत सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, बट आपको याद क्या रखना है कि ये सारी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, आपसे पूछी जाती है। हमारी दो टाइप की हैबिट होती हैं जी, हेल्दी और अनहेल्दी। आपको पता ही है, जंक फूड खाना, लापरवाही करना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, टोबैको, वाइन, अल्कोहल का यूज करना, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट होना, नेल बाइटिंग, ये सारी अनहेल्दी हैबिट्स में आ जाएंगी। हेल्दी में क्या है कि प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन हो, हेल्दी ईटिंग हैबिट है, हेल्दी बिहेवियर है, पॉजिटिव थिंकिंग है, हाइजीनिक एटीट्यूड है और आप एक्सरसाइज करते हो। तो ये हेल्दी और अनहेल्दी हैबिट आपने ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बेसिक पोस्चर। बेसिक पोस्चर हम स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग को मानते हैं। आप जो है पोस्चर क्या है, इंटेंशनली या हैबिचुअली अज्यूम्ड पोजीशन, कि आप कैसे बैठते हो, कैसे आपकी बॉडी अलाइंड रहेगी उस टाइम पे, ताकि अब हम एक गुड पोस्चर वो होगा जो ऑप्टिमाइज करे कि आप सांस अच्छे से ले पा रहे हो और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो रहा है। ओके, बैड पोस्चर की वजह से डिस्कंफर्ट, पेन, इवन डिसेबिलिटी भी हो जाती है, कई बार पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलती हैं। ओके, मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ये हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ओके सो देखो, काइफोसिस यानी इंक्रीज अमाउंट ऑफ नॉर्मल कन्वेक्सिटी, आपसे पूछा जा रहा था नॉर्मल कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, तो कहाँ इंक्रीज हो रही है, कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटी में, तो आपको ये याद रखने हैं। सो नॉर्मल कन्वेक्सिटी काइफोक्सिस, लॉर्डोसिस में नॉर्मल कनकेविटी, ठीक है, स्पाइन रीजन की। देन आपका स्कॉलियोसिस जो है, इसमें आप इट इज साइडवर्ड डेविएशन, साइडवर्ड डेविएशन ऑफ स्पाइन विद शोल्डर, ठीक है। सो लोअर हिप हायर वन, लोअर एंड हिप हायर ऑन वन, ठीक है। सो एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो आप थोड़ा सा टेढ़ा होके चल रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला नॉर्मल कन्वेक्सिटी, तो आपकी जो स्ट्रेंथनिंग, यानी जो आप कन्वेक्स हो रखे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जो है क्या करो, स्ट्रेंथ करो अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रहेगा, आप स्ट्रेंथन करो एब्डोमिनल मसल्स और एक्सरसाइज करो, ठीक है, पोजीशन को बेटर करने की कोशिश करो। स्कॉलियोसिस जो है, क्योर्ड बाय हैंगिंग वन सेल्फ फ्रॉम हैंड्स यूजिंग बॉडी वेट, डेवलपिंग स्ट्रेंथ, ताकि आप दूसरी तरफ की एक्सरसाइज करो ताकि लटको ना एक ही तरफ। ओके, देन फ्लैट फुट, फ्लैट फुट के लिए ये पूछा गया था जी कि आप क्या करोगे, तो फ्लैट फुट का क्योर हो सकता है टोज पे, राइजिंग ऑन द टोज, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, टोज पे स्टेयर्स चढ़ो आप, रोप स्किपिंग करो और साइकिलिंग करो, तो इससे फ्लैट फुट ठीक होने के चांस हो सकते हैं। देन नॉक नी, नॉक नी एक कंडीशन होती है जिसमें नीज जो है वो टच करते हैं, एंकल्स टच नहीं करते हैं। सो लेग्स जो है वो एंगल इनवर्ड हो गई, ऐसे बीच से ऐसे, ठीक है। तो इट्स लाइक ओपनिंग नीज जो है इन वी शेप, ये आप कर सकते हो। पिलो रख के सो सकते हो, जब आप लेग्स के बीच में पिलो रखो, क्योंकि नी से ही तो पास हो रही है सारी चीजें, उसी को तो दूर करना है, राइट। देन आप वुडन कर्व प्लैंक के ऊपर खड़े हो और 5 से 7 सिटअप्स करो, साइकिलिंग करो, ओपन नीज इन वी शेप में उनको ओपन करके रखो, तो वो चीजें हेल्प कर सकती हैं आपकी नॉकनी ठीक करने में। सो ये काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉकनी, पांचों याद रखने हैं जी, ठीक है। देन आती है जी फिजिकल एजुकेशन, सो फिजिकल मूवमेंट इसमें होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन हमारा पूरा होता है वहां पे, ठीक है। सो इट इज अ कोर्स जो यूटिलाइज करेगा प्ले या मूवमेंट को, ताकि आप ट्रांसमिशन हो फिजिकल नॉलेज का या स्किल का, ठीक है। तो आपको चीजें आई, मेन आउटकम क्या निकल के आएगा इसका, आप फिजिकली फिट रहोगे जी, ठीक है, सोशली एफिशिएंट रहोगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, रेगुलेट करेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको, मेमोरी डेवलप होगी, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग पावर, स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट में भी हेल्प करेगा। ओके, देन फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 5 कंपोनेंट्स आते हैं जी जो आपने ध्यान रखने, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, सप्लाईनेस, स्पीड और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन,
ठीक है। सो फिटनेस यानी कि ये सारी एक्टिविटीज आप एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हो। देन सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो क्योंकि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मेल जोल बढ़ेगा, टीम वर्क में काम करोगे, वो चीजें। मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होएगा जी, मूड अच्छा होएगा। आप देखना कभी एक्सरसाइज करके या बाहर घूम के चल के आपका मूड अच्छा होएगा, मेमोरी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है, फिजिकल अकम्पलिशमेंट जो है आप उसमें प्राइड फील करते हो, सेटिस्फेक्शन आप फील करते हो, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है आपकी फिजिकल एबिलिटीज में। डिक्रीज्ड सिम्टम्स जो है वो एसोसिएटेड नजर आएंगे डिप्रेशन के साथ। ओके। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको मिलेगी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको मिलेगा। आप किसी चीज के बारे में एक्सपीरियंस के बेस पे डीपर लेवल पे सोचोगे रादर देन बुकिश नॉलेज। ओके। सो फिजिकल एक्टिविटी आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बेटर करने में हेल्प करती है। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें हम दो तरीके की एक्टिविटीज भी पढ़ते हैं, इंट्राम्यूरल और आपका एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। अगर क्वालिटेटिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आप चाह रहे हो तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो उसमें, और रिकग्नाइज करे स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उनका पोटेंशियल, उनका कल्चर, वो डिफरेंसेस जो होते हैं वो रिकग्नाइज करे और पर्सनल स्किल्स को डेवलप करें। इंट्रा मतलब इंट्राम्यूरोज की अगर हम बात करेंगे विद इन द वॉल्स, तो यानी विद इन द स्कूल की बात हो रही है जी, या विद इन ज्योग्राफिकल एरिया, तो इंट्रा, ठीक है। दूसरा होता है जी इंट्रा के साथ साथ एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशंस, तो जो सेम इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रहा, बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, जैसे इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, तो ये कॉम्पिटिशंस एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशंस में आएंगे। एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल, इंट्रा म्यूरल मतलब विद इन द वॉल। ओके। सो एक्स्ट्रा म्यूरल की मेरिट डीमेरिट दे रखी है जी। एक्स्ट्रा म्यूरल पेट्रोटिज्म, यूनिटी विद इन द स्टूडेंट ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि आप सारे मिलके एक साथ लड़ रहे हो। ओके। वो चीज रहेगी। स्टूडेंट्स में यूज नॉन एथिकल मीन्स टू विन, कि आपको जीतना है तो आप अलग अलग हथकंडे भी अपना सकते हो, तो वो डीमेरिट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड करता है हर एक प्लेयर को कि हम सबको मिलके ये चीज जीतनी है, सबका अपना अपना रोल है, या अलग अलग कॉम्पिटिशन में सब पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ज्यादा बड़ा एक्सपोजर मिलेगा दूसरे स्टूडेंट्स से मिलने का, कोचेज से मिलने का, दूसरे इंस्टीट्यूशन के। वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज जो है इस फील्ड में ओपन हो जाएंगी आपकी। बट कई बार आप फीलिंग ऑफ रिवेंज, जेलसी, वो अननेसेसरी फीलिंग भी डेवलप हो जाती है अगर आप हेल्दी कंपटीशन में बिलीव नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। टू मच साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, लार्जर अमाउंट ऑफ मनी और टाइम जो है वो खर्चने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स्ट्रा म्यूरल का क्या मतलब है। ओके। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे करोगे, सो ऑब्वियसली आप एक जैसे लेसन प्लान बनाते हो वही चीज यहाँ पे रहेगी। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में 3 स्टेजेस हम लेके चलते हैं लेसन प्लानिंग की, प्री लेसन प्लान, लेसन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा रहेगा पोस्ट लेसन एक्टिविटीज। तो सेम वो जैसे बाकी पेडागोजीज में होता है यहाँ पे भी वही है, गोल सेट करना, कंटेंट लिस्ट करना, मेथड सिलेक्ट करना, स्टूडेंट एंट्री लेवल डिसाइड करना, फिर यूनिट का टाइटल जो क्या दिया हुआ है, क्या गोल्स आपने सेट किए, क्या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया, क्या रैशनल प्रिपेयर किया है, सो ये सारी चीजें। देन आप पोस्ट लेसन एक्टिविटी, जब यानी लेसन हो गया है, पढ़ा दिया है, फिर इवेल्युएशन, रिवीजन, प्लानिंग, वो चीजें वापस चलनी शुरू हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन में 3 बेसिक एक्टिविटीज रहेंगी लेसन प्लान करते टाइम, ध्यान रखनी है। वार्म अप एक्टिविटीज, फॉर्मल एक्टिविटी और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वार्म अप एक्टिविटी में थोड़ा बहुत टाइम जाता है, उसके बाद फॉर्मल एक्टिविटी में फुल टाइम डिवोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी एक्टिविटी के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो। और रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो कूल डाउन के लिए होती है, ये भी बहुत कम टाइम के लिए होती है एज कंपैरिजन टू फॉर्मल। तो सबसे ज्यादा टाइम हम फॉर्मल एक्टिविटी में देते हैं और वार्मिंग और रिक्रिएशनल में हम कम टाइम डिवोट करते हैं। ओके। ये अलग अलग तरीके हैं जी फिजिकल एजुकेशन में। ओके। कमांड मेथड हो सकता है, ठीक है, ड्रिल सिखा दी, मार्च करा रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें कमांड मेथड में टीचर कमांड देगा तो कंप्लीटली टीचर डोमिनेटेड आपको ये मेथड नजर आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख के सीखते हो, सो एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा, आपको वैसा ही करना होता है। होल पार्ट, होल मेथड, सो टेक्निक या स्किल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके इंट्रोड्यूस कर दी, आपको एक्सप्लेन कर दी एज अ होल। अब एक एक करके आपसे वो चीजें करवाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, ठीक है। देन है जी मिरर मेथड, तो ये भी एक फॉलो अप मेथड है जहां पे स्टूडेंट्स अपनी ही खुद की इमेज जो है वो परसीव करते हैं इनटू मिरर और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे मिरर के सामने डांस रिहर्सल्स जो होती हैं वो मिरर मेथड है। आप इवेल्युएट, इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है, आप क्या कर रहे हो, कौन से हाथ पैर हिला रहे हो।
कैलिस्थेनिक वर्ड आप याद रखेंगे, ये जनरल ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जी। इसके अंदर जो है वो मूवमेंट रिदम के साथ भी हो सकती है, विदाउट रिदम भी हो सकती है, बट फ्री हैंड मूवमेंट आपको कैलिस्थेनिक में नजर आएगी। ओके, सो मोस्ट इकोनॉमिकल एक्सरसाइज है ये, बहुत कम या जरूरत ही नहीं पड़ती इक्विपमेंट्स की इसमें, ग्रेट डेमोन्स्ट्रेटिव वैल्यू है इनकी, तो बहुत बढ़िया है। अगर मास एजुकेशन, मास के टाइम पे हमें फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो हम कैलिस्थेनिक जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर टीचर्स टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, तो बहुत सारी चीजें, स्टूडेंट को असेस करना, लर्निंग प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना, तो ये सारा काम ऑब्वियसली टीचर का रहेगा, वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा। ओके, अब आती है जी कुछ एक रटने वाली चीजें, जैसे एथलेटिक्स है तो ओल्डेस्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स हेरिटेज इसको माना जाता है, ठीक है। टर्म एथलेटिक्स जो डिराइव हुई है वो ग्रीक वर्ड एथलोन से हुई है, जिसका मतलब है कॉन्टेस्ट या कॉम्पिटिशन, ठीक है। एथलेटिक इवेंट्स जो है उनको हम ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब डेवलप हुए, कहाँ डेवलप हुए, बहुत रेयर पूछा जाए बट पता नहीं चलता। ओके, ट्रैक इवेंट्स में जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। तो शॉर्ट में यही 100, 200, 400 मीटर की रेसेस बोल दी, या रिले रेस हो गई, ठीक है। बट जो आपका मीडियम है वो 800 मीटर से लेके 800 मीटर या 1500 मीटर की रेसेस जो है वो मीडियम में आती हैं। ओके, देन है जी इसके लिए स्टैंडिंग स्टार्ट की जरूरत होती है। इन वाली रेसेस के लिए स्टैंडिंग स्टार्ट या सिटिंग हो सकती है बट जरूरत नहीं है ज्यादा। तो स्टैंडिंग स्टार्ट इज टेकन इन ऑल द मीडियम डिस्टेंस रेसेस एक्सेप्ट फॉर 800 मीटर। तो ये लाइन पूछी गई थी जी कि कौन सी रेस में आप स्टैंडिंग स्टार्ट को यूज नहीं करेंगे। तो सब में लिया जाता है स्टैंडिंग स्टार्ट, बट यहाँ पे आप 800 मीटर में नहीं लेते हो। अब स्टार्ट भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टार्ट, सिटिंग स्टार्ट, ठीक है। तो क्राउच स्टार्ट, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, इलोंगेटेड स्टार्ट। तो वो क्या आप कैसे शुरू करोगे रेस को ना, तो आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, कहाँ पोजीशनिंग है, वो सारी चीजों का मतलब है यहाँ। लॉन्ग डिस्टेंस में 3000, 5000, 10,000 जो मैराथन्स होती है टेक्निकली, वो सारी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में आ जाएंगी। स्टेप्स इसमें स्मॉल होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। देन बॉडी शुड बी टोटली टेंशन फ्री, आपको आराम आराम से जाना है क्योंकि बहुत लंबा जाना है। ओके, यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस है इनको स्प्रिंट रेस भी बोलते हैं क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो आपको एक ही बार में फुल फोर्स और स्पीड के साथ भागना है। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि स्लो स्टार्ट ले लोगे फिर स्पीड बढ़ाओगे, वो चीज नहीं काम करेगी वहां स्प्रिंट रेसेस में। देन फील्ड इवेंट्स होते हैं जी, तो ट्रैक इवेंट्स थे, ट्रैक पे हो रहे थे। फील्ड इवेंट्स में जंपिंग, थ्रोइंग, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, ये सारे फील्ड इवेंट आएंगे जो फील्ड के लेवल पे, फील्ड पे हो रहे हैं बेसिकली। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे अप्रोच, सो टू रन अप, टू द टेक ऑफ पोजीशन एज इन जंप, वो अब क्या अप्रोच है, ठीक है। बैटन एक लाइट वुड जो रिले रेस में हम यूज करते हैं ना, वो लकड़ी सी, तो वो एक को पास करनी है दूसरे को, तो वो बैटन है जी। लाइट वुड ट्यूब होती है जी, 1 फुट लंबी होती है और उसका वेट जो है 1 आउंस होता है। एक रिले रनर रनर दूसरे को पास ऑन करेगा, तो ये बैटन होता है, उसका नाम, उसको बैटन बोलते हैं जो लकड़ी का डंडा है। तो आपको ध्यान रखना है कितना लंबा है वो और कितना उसका वेट है, पूछा गया है एक बार। मैराथन एक रोड रेस ऑफ 42.195 किलोमीटर, तो यानी 42 किलोमीटर 195 मीटर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैराथन रेस बोल रहे हैं, रोड रेस लंबी। देन लैप, सर्किट ऑफ रनिंग ट्रैक, यूजुअली लैप जो 400 मीटर का दिखेगा। ट्रैक एक ओवल सर्किट आपको दिखेगा जिसके ऊपर आप भाग रहे हो या ट्रैक एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है। देन 2-4 खेलों के बारे में बता रखा है जी, जिसमें पूछे गए हैं कि किसमें कितने प्लेयर, क्या चीजें। तो जैसे बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया में बनी 1935 में जी, ठीक है। फर्स्ट नेशनल खेला गया 1936 में बॉम्बे पे। ईच गेम 21 पॉइंट होते हैं, दोनों साइड से आप खेल रहे हो। ये कोर्ट की डायमेंशन है, जो डबल कोर्ट्स है वो वाइडर होता है सिंगल्स वाले से, लेकिन लेंथ दोनों की सेम होती है, ये बात याद रख सकते हो, ठीक है। जो नेट पोस्ट है वो डबल वाली लाइन पे ही होते हैं, अगर सिंगल्स वाले खेल रहे हैं तो भी नेट तो जो डबल्स के लिए होता है उतने पे ही गड़ा हुआ होता है नेट, ठीक है। देन सर्विस, शॉर्ट सर्विस हो सकती है, लॉन्ग सर्विस हो सकती है। खेलते टाइम आप जब स्ट्रोक मारते हो तो फोर हैंड स्ट्रोक हो सकता है, बैक हैंड स्ट्रोक, ओवर हैंड स्ट्रोक या नेट स्ट्रोक हो सकता है। रैकेट की जो ग्रिप है वो बेसिक हो सकती है, फ्राइंग हैंड या बैक हैंड हो सकती है। स्टैंस जो है वो ग्राउंड स्टैंस, फोर हैंड रिटर्न, बैक कोर्ट रिटर्न। ये वर्ड मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए और आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि अच्छा ये बैडमिंटन में सुने थे हमने,
ओके। देन बैक हैंड लिफ्ट डिफेंसिव स्किल है जी, ये बात है क्योंकि पूछी जाती है कि कौन सी ऑफेंसिव है कौन सी डिफेंसिव है। क्लियर टॉस जो है वो ऑफेंसिव भी है डिफेंसिव भी है। स्मैश ऑफेंसिव है, स्मैश में आप ऐसे नीचे की तरफ मारते हो हाथ उठा के, ठीक है, ताकि नीचे ही गिरे और अगला उठा ना पाए। स्मैश उठाने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो स्मैश एक ऑफेंसिव स्किल है। बैक हैंड लिफ्ट जो है रिवर्स हैंड से आप जो है पुश करते हो रैकेट को, दिस मे बी नेट ड्रॉप ऑफ द फ्लैट पुश, तो अगर दूसरी साइड बहुत धीरे से गिरे वैसे वाला होता है बैक हैंड लिफ्ट, ठीक है। ड्रॉप ये एक स्लो पुश होता है शटल के लिए कि बस वो क्रॉस कर जाए नेट को, ठीक है, और नियर द नेट दूसरे ओपोनेंट के वहां पे गिर जाए। ये फंडामेंटल स्किल है जी, सर्विस देना, स्ट्रोक होना, ड्रॉप करना, स्मैश होना, लैब शॉट, लोब शॉट, ड्राइव शॉट, प्लेसमेंट, आपको जस्ट आइडिया हो कि अच्छा ठीक है बैडमिंटन में होती है ये चीजें। देन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जी। वॉलीबॉल फेडरेशन 1951 में बनी, उससे पहले बैडमिंटन वाली बन चुकी थी। ओके, अगर आप वॉलीबॉल कोर्ट की बात करोगे तो वाइड 18 मीटर वाइड होगा, 9x9 का हाफ दिखेगा आपको, एंड ये डायमेंशंस हैं, आप एक बार रीडिंग ले सकते हो डायमेंशंस की, ठीक है, जरूरत है रीडिंग की तो प्लीज ले लेना। ओके, रूल्स क्या रहेंगे जी, सब अपने पोजीशनिंग पे खड़े हैं। दे आर अलाउड टू हिट द बॉल 3 टाइम्स, यानी आपके कोर्ट में अगर बॉल आ गई है तो आप 3 बार हिट कर सकते हो उसको, उस 3 बार में आपको दूसरी साइड पहुंचानी है, अगर गिर गई तो आपका पॉइंट गया, वो चीज। तो जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो बेस्ट ऑफ 5 सेट खेले जाते हैं, हर एक सेट 25 पॉइंट का है। डिसाइडिंग सेट 5th जो है वो 15 पॉइंट का होगा। आफ्टर 8th पॉइंट टीम जो है वो कोर्ट चेंज कर लेती है विदाउट एनी डिले। ओके, देन इन केस ऑफ स्कोर, अगर 24 का स्कोर हो गया फॉर टीम ए और 25 का स्कोर है बी के लिए, तो डिसाइडिंग पॉइंट जो है वो आफ्टर लीड ऑफ 2 पॉइंट, यानी मैक्सिमम ऑफ टाइम आउट्स ऑफ 30 सेकेंड्स ईच आर परमिटेड इन वन सेट। सो वो 2 पॉइंट का डिफरेंस जो होना चाहिए, 24-25 पे आप मैच नहीं जीत पाओगे। सो 2 पॉइंट का डिफरेंस जो होता है ना कि लीड सेट विल बी डिसाइडेड आफ्टर अ लीड ऑफ 2 पॉइंट। अगर 24-25 पे रुक गई है तो जब ये 25 वाले के 26 हो जाएंगे तब जाके वो मैच जीतेंगे, वो चीज है 2 पॉइंट का डिफरेंस। ये फंडामेंटल स्किल है, सर्विस दे दी, स्पाइक्स, स्मैश, देन स्मैश उसमें भी था, ठीक है, टिप या लिफ्ट कैसे उठाओगे आप उसको बॉल को, देन बम्प या अंडर आर्म लिफ्ट या फिर ब्लॉक, ये इसमें वर्ड्स यूज होते हैं जी। जैसे एस, क्या पॉइंट आपने स्कोर किया, अ पॉइंट स्कोर ऑन एन अनरिटर्न सर्व, तो आप मान इट्स लाइक आपने सर्विस दी, अगली साइड वाले बैक नहीं कर पाए और गिर गई उनके में बॉल, तो वो अनरिटर्न सर्व के लिए तो उसको एस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। एंटीना, 2 एंटीना आर मेड ऑफ फाइबर ग्लास, वो फिक्स्ड होते हैं नेट के ऊपर टू मार्क द बाउंड्रीज, ताकि वो बॉल जो है उनके बीच में क्रॉस होनी चाहिए। रोटेशन, पोजीशन ऑफ प्लेयर कीप्स रोटेटिंग विद इन द कोर्ट एज द प्ले प्रोग्रेसेस। स्मैश, जो आपने शॉट हिट किया है बहुत फोर्स के साथ, ठीक है, ताकि दूसरी साइड जाके गिरे वो। ओके, डिग जो है अ सेव मेड नियर द फ्लोर ऑन द हार्ड हिट बॉल यूजुअली विद द फोरआर्म और विद द हील ऑफ वन हैंड। ओके, तो वो डिग रहेगा। स्पाइक डिफेंसिव शॉट होता है, ये बात याद रख सकते हो। और टाइम आउट जो है वो लीगल इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्शन है गेम में कि टाइम आउट हो गया जब टीम कोच जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो टाइम आउट हो सकता है। देन है जी इंडिजिनस गेम में कबड्डी की बात आ रही है। कबड्डी भी एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है इसमें, ठीक है। तो गेम जो है वो कंट्रोल्ड बाय इंडिया। इंडिया में अगर कंट्रोल की बात करें तो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये इसके डायमेंशंस हैं, 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच, 7 मेंबर्स हर एक टीम में आपको नजर आएंगे। गेम जो है वो 20 मिनट के हाफ का रहेगा। गेम इज प्लेड विद 20 मिनट हाफ, यानी 20 और 20 40 मिनट का गेम हो गया आपका। 5 मिनट जो है वो आपके हाफ टाइम ब्रेक के होंगे, तो टोटल 45 मिनट हो गए टेक्निकली, ठीक है। 6 ऑफिशियल्स जो है वो सुपरवाइज करेंगे मैच को, एक रेफरी होगा, 2 एम्पायर होंगे, एक स्कोरर होगा जो स्कोर लिखेगा और 2 असिस्टेंट स्कोरर होंगे जी, ठीक है। टीम जो है अ टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स विद 7 प्लेयर्स अलाउड ऑन द ग्राउंड एट एनी वन टाइम। तो एक टीम में 12 प्लेयर होंगे, लेकिन कबड्डी के गेम में खेल रहे होंगे मैच पे 7 प्लेयर, ये बात याद रखो, पूछी जा सकती है। रेडर वो होगा जो रेड मारने जाता है, सामने जाएगा कबड्डी 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 करता हुआ, ठीक है। एंटीज जो है, एंटीज ओपोनेंट होंगे, यानी जो रेडर है वो रेड मारने जा रहा है कबड्डी कबड्डी बोल के, जो सामने वाली टीम है वो एंटीज में आ जाएगी। कांट जो है, रेडर हैज टू कीप अ कांट यूजिंग कबड्डी, तो वो वर्ड उसको बोलना है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, जैसे ही उसका सांस टूटा वो गड़बड़ हो जाएगा। टीम स्कोर्स अ बोनस ऑफ 2 पॉइंट, उसको हम लोना बोलते हैं, लोना,
ओके ये फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल है जी, ठीक है, कि आपने हाथ टच कर दिया, लेग थर्स्ट, फ्रंट किक, साइड किक, म्यूल किक, बैक किक, तो ये कबड्डी में यूज होते हैं। ये फंडामेंटल डिफेंसिव स्किल है कि आप बचाने के लिए जो है नी पकड़ लिया, एंकल पकड़ लिया, नॉर्मल ग्रिप, रिस्ट पकड़ ली, तो पकड़ के खींचना है। बहुत सारे फाउल हो जाते हैं जी। सो फाउल है कि आपने उसकी लेग को रॉन्ग मैनर में पकड़ा है। कबड्डी ना बोलना फाउल है। पुटिंग ऑयल या ग्रीस बॉडी पे वो लगा लेना वो फाउल है। हेयर से पकड़ना कि आप कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गए और आपके हेयर पकड़ ली, वो अलाउड नहीं है हेयर पकड़ना। ओके टू कैच बाय क्लोथ्स, कपड़े पकड़ना अलाउड नहीं है। टू ब्रेक द ब्रेथ, तो वो ओपोनेंट कोर्ट में जाके आप कबड्डी कबड्डी बोल के सांस तोड़ दिया तो वो भी गड़बड़ है, वो भी फाउल है। टू गो आउट ऑफ द फील्ड ड्यूरिंग द गेम, वो भी फाउल है। पुश कर दिया आपने ऑपोजिट प्लेयर्स को इंटेंशनली, वो भी फाउल है। और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना भी फाउल है। देन आता है जी खो खो, 3-4 ही दे रखे, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी और वॉलीबॉल। तो यही है खो खो। फर्स्ट खो खो चैंपियनशिप 1960 में और खो खो फेडरेशन बनी 1957 में, यानी वॉलीबॉल के भी बाद बनी है ये। अच्छा मैंने कबड्डी की फेडरेशन बताई थी क्या? एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ 1950 में। कबड्डी पहले आया, वॉलीबॉल बाद में आया। क्योंकि खो खो की पहली चैंपियनशिप 1960 में, 29 मीटर लेंथ, 16 मीटर की विड्थ। ये खो खो का रेक्टेंगुलर जो है वो यहाँ पे आपका गेम होता है, ठीक है। दो ऐसे डंडे से गड़े हुए होते हैं, बीच में प्लेयर्स के लिए लाइन लगी होती है, एक उधर मुंह करके एक उधर मुंह कर, तो अल्टरनेटिव डायरेक्शन में प्लेयर्स बैठे होते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ओके चेजर जो पीछे भाग रहा है, चेज कर रहा है जो किसी को, वो चेजर कहलाएगा। क्रॉस लेन ये डिफाइन करता है एग्जैक्ट प्लेस टू सिट, ठीक है, वो क्रॉस लेन बताएगी कहाँ बैठना है, ठीक है। इनिंग जो है वो ड्यूरेशन ऑफ 9 मिनट्स फॉर चेजिंग इज नोन एज इनिंग, ठीक है, 9 मिनट्स तक आप पीछा कर रहे हो। देन पोल जो है, 2 पोल्स आर फिक्स्ड विच हेल्प इन टर्निंग, तो वो पोल पकड़ के ही आप मुड़ सकते हो एक बार शुरू हो गए हो। तो रनर जो है वो दूसरी टीम वाले होंगे जो आपके ओपोनेंट्स हैं। ओके ये फंडामेंटल स्किल्स हैं। अगेन मेथड ऑफ चेजिंग क्या रहेगा, सिटिंग क्या रहेगा, मेथड ऑफ गेटिंग या मेथड ऑफ मेकिंग द चेन, राउंड खो खो, इसमें भी आप जो है दूसरे प्लेयर को जब पास करते हो चीजें तो खो बोल के पास करते हो आप, ठीक है। देन योगा की बात आती है जी, ठीक है। ये बात बोली गई, लेजेंड्स ये बात मानते हैं कि योगा सबसे पहले लॉर्ड शिव ने अपनी वाइफ पार्वती को पास किया और फिर जो है वो इंसानों में पास हुआ। ओके योग की बात आ जाए, इट्स लाइक जोड़ना, ठीक है। सो योग, जॉइन, यूनाइट, सो संस्कृत वर्ड युज से ये वर्ड आया है जी। ओके सो ये बॉडी विद माइंड, माइंड विद सोल, तो ये सब चीज़ों को जोड़ के रखता है। हैप्पी, बैलेंस्ड और यूजफुल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये ज़रूरी है। योग सूत्रास जो है वो पतंजलि ने लिखी हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मेन एम योगा का है कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल पा पाओ, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें बेटर कर पाओ, मेडिटेट कर पाओ, ठीक है, राइट तरीके से राइट जगह पे आगे बढ़ पाओ, वो चीज़ें। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोलते हैं योगा को हम सांख्य फिलोसफी का। फाउंडर हैं पतंजलि। योगा सूत्रास उन्होंने लिखे हैं। सूत्रास को 4 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया है, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है। समाधि पद में आप नेचर और मेथड की इंट्रोडक्शन है योगा के बारे में। साधना पद में कि क्या कारण है सफरिंग का, सेसेशन कैसे होगा, वो चीज़ें हैं कि आप सफरिंग से निजात कैसे पाओगे। विभूति पद जो है वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ अचीविंग सुप्रा नॉर्मल पावर्स विद द हेल्प ऑफ योगा। और कैवल्य पद में आप लिबरेशन अटेन कर लेते हो। ओके जब आप योग फिलोसफी डिस्कस करते हो तो अष्टांग योग यानी 8 फोल्ड पाथ के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला है जी यम, यानी आपका कंट्रोल माइंड, बॉडी और स्पीच पे। तो उसमें ये 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य यानी कि सच बोलना है, असत्य चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचारी सेलिब्रेट रहना है, और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन कि आप कोई भी कीमती चीजें और उनको पोजेशन नहीं रखोगे। ओके नियम की बात करोगे तो रूल्स फॉर पोजेसिंग गुड कंडक्ट, तो अच्छी चीजें करनी है, सोच क्लीन रखना है, अपनी मतलब कंटेंट रहना है जितना भी आपके पास है, तब आपने करना है, पावर ऑफ टॉलरेंस होनी चाहिए। स्वाध्याय तो सेल्फ स्टडी करनी है आपने। ईश्वर परिधान यानी भगवान को याद करना है। तो ये 5 नियम है जी। देन आसन है जी, जो एडवांस्ड स्टेज है योगा की। हम योगा से कई बार सिर्फ आसन ही समझ लेते हैं, जो पोस्चर्स हम करते हैं वो योगा नहीं है, वो आसन है। ओके सो यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, जो आप सांस के प्राणायाम ले करते हो, सांस की जो एक्सरसाइजेज है, तो ब्रेथ पे कंट्रोल लेके आना। आप इनहेल की आपने कोई चीज जितने टाइम में, आप उससे आधे टाइम रोक के रखोगे। इट्स लाइक मैं सांस ले रही हूँ नाक से और मैंने 5 सेकंड में सांस भरा,
अब मैं 2-2.5 सेकंड उसको रोक के रखूंगी और फिर 5 सेकंड में उसको रिलीज करूंगी। सो जो मैंने रोक के रखा दैट इज कुंभक, जो मैंने रिलीज किया रेका का, और जो मैंने लिया था वो पूरक। ओके, देन है जी प्रत्याहार यानी टर्निंग इनवर्ड। सो आप जो है कंट्रोल कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो पैशन है अपनी तरफ। देन आपका ये है धारणा, तो आप इसमें माइंड को एक 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 ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर रहे हो। ध्यान में ऑब्जेक्ट की बजाय, रुको नहीं, इसके अंदर आप वो स्टार्टिंग होती है ना, सो इट्स लाइक आप बिगिनर हो मेडिटेशन में तो आप बैठ रहे हो बस, फिक्सेशन ऑफ माइंड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। और ध्यान में एक स्टेप अहेड है, पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है लंबे टाइम तक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखने में। और समाधि में फिर आपको एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप के ऊपर और अपनी सांसों पे ही ध्यान रखते हो। तो ये आपकी जो है वो लास्ट स्टेज होती है। तो पहली जो 5 स्टेज है योगा की वो एक्सटर्नल मीन से प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद धारणा ध्यान समाधि जो है वो इंटरनल मीन से आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये 8 स्टेज है जी, अष्टांग योग 8 फोल्ड पाथ इसको बोलते हैं। ये बेसिक आसन है, जैसे आप ऐसे लेटे हुए हो तो ये शवासन हो गया आपका। ये वो आसन बता रही हूं मैं जो आपके मेंशन है बुक में, NIOS के मटेरियल में। हलासन, हल जैसी शेप हो गई जी। सो ये प्लो की शेप वाले को क्या बोलते हैं? हलासन बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि फर्टिलिटी, वाइटलिटी, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये स्ट्रेंथन करेगा लोअर बॉडी पार्ट को, स्टेबिलिटी, हेल्थ प्रोवाइड करेगा आपको, हायर एक्सपीरियंसेस के लिए आपके नैन चक्षु खोल देगा टाइप वाली चीज, कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी। देन सलभासन, सलभासन में जो है आपको एक लोकस्ट पोज इसको बोलते हैं, एंड ये रिजम्बल करेगा वर्ड सलभ इंक्लूडिंग स, ल और भ, जिसका मतलब है शिव, इंद्र और शुक्र। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो ये कुंडलिनी टेक्निक जो है उसमें इसको यूज किया जाता है। और कुंडलिनी में हमने देखा था डिप्रेशन, NCERT में पढ़ा हुआ है, डिप्रेशन वगैरह से भी डील करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। धनुरासन, आप एरो की शेप बना लोगे, धनुष बो की तरह आपकी शेप रहेगी। चक्रासन में जो है आपकी ट्विस्टेड स्पाइन रहेगी, सेमी सर्कुलर बॉडी में आप रहोगे तो एक चक्र, और ये रेनबो से भी रिजेंबल करता है, ओके। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल की जो बात है, इसमें 5 मेजर टाइप दिए गए हैं प्राणायाम योग के। नाड़ी शोधना, शीताली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, और आपका कपाल भाती प्राणायाम और दिग्र प्राणायाम। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से प्राणायाम के टाइप हैं, नहीं है, तो उसमें उज्जयी आपका ऑप्शन था, तो वो है, ओके। भगवत गीता प्राइमरीली 3 मेन पाथ बताती है जी। एक कर्म योग, सेल्फलेस एक्शन, जनन योग आपकी नॉलेज, ज्ञान योग बोल देते हैं जिसको, और भक्ति योग जी। कई बार राजयोग को भी इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें हम मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, ओके। सत्य चित्त आनंद, ठीक है। सो सत्य चित्त आनंद कोर कॉन्सेप्ट है हिंदू फिलोसफी का, हिंदू और योगिक फिलोसफी का, जिसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम? अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्मा, एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसको हम एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस, तो सत्य चित्त और आनंद की तरह उसको एक डिवाइन पावर की तरह हम उसको देखते हैं। वाइल सत्य मतलब इटर्नल बीइंग, चित्त मतलब प्योर, और आनंद मतलब मजे, इंजॉय, ठीक है। तो इन सबको आप यूनिफाई कर दोगे तो लिबरेशन, मोक्ष आपको हासिल हो जाएगा, ओके जी। अब बात आती है जी वर्क एजुकेशन की, हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट इस पोर्शन का। सो वर्क एजुकेशन का मतलब क्या है जी? तो इसको हम एक पर्पसिव, मीनिंगफुल, मैनुअल वर्क की तरह देखते हैं वर्क एजुकेशन को, ठीक है। मेंटल वर्क इसमें हम ज्यादा इंक्लूड करते नहीं हैं। तो जब आप मैनुअल वर्क को काम में ला रहे हो, एक पर्पसफुल और एक पर्पसिव मीनिंगफुल मैनुअल वर्क कर रहे हो, तो उसको पार्ट माना गया है काम करने का, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस का पार्ट, या उससे आप गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और आपको सेल्फ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग भी आ रही है, ओके। सो वो चीज यहाँ पे बोली गई है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्क एजुकेशन के? ये बच्चों को एंथुजियास्टिक बनाएगा, क्या करने के लिए? सेल्फ की, फैमिली की, सोसाइटी की नीड्स को जानने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ओके। कि उसको पता हो, उसको डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो समझ पाए, वो रिस्पेक्ट उनके लिए जो है वो आ पाए, वर्कर्स के लिए। वो चीज हम चाहते हैं कि ये ना देखिए कि अच्छा ये तो मजदूर है, नहीं, मजदूरी में कितना मेहनत लगती है वो बच्चे को समझ आए, ओके। सो हम वर्क एजुकेशन जब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं एजुकेशनल रूटीन में, सो ये पॉसिबल है दैट चिल्ड्रन हैव मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज,
ठीक है, वो स्किल्स सीखें, ठीक है, जो उनकी लाइफ में आगे काम आएंगी, वो स्किल्स सीखें, लाइवलीहुड को ऑब्जर्व करेंगे, एक लोकल इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मे गेट अ चांस टू कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन अलोंग विद वर्क, काम के साथ साथ कर लें, जो काम वो कर रहे हैं अपने हार्ड वर्क में प्राइड लें, शर्म ना माने उसके ऊपर, ओके, मे नोटिस क्रिएटिव चेंजेस इन स्कूल रूटीन। वर्क एजुकेशन जो है वो हैंड और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन डेवलप करती है, ये कई बार आता है, आपसे पूछा जाता है किस किस चीज में कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रही है, सो हैंड और ब्रेन में आएगा जी, ओके। यूजफुल है, सोशली यूजफुल फिजिकल वर्क जो है इज इनहेरेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज, इट इज एसेंशियल सिग्निफिकेंट फैक्टर है सीखने के लिए चीज़ों को, विजिबल है इन फॉर्म ऑफ यूजफुल सर्विसेज और प्रोडक्टिव वर्क कम्युनिटी के लिए, एसोसिएटेड है एक एसेंशियल फैक्टर की तरह मल्टी लेवल एजुकेशन सिस्टम में, एंड किसके ऊपर बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है जी, ओके। महात्मा गांधी इस बारे में बात करते हैं कि इफ आई द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू हैंड, ये बात ये बोलते हैं, अगर मैं पोइट होता तो मैं पोइट्री में लिखता, आई वुड राइट पोइट्री किस पे, पॉसिबिलिटीज ऑफ 5 फिंगर्स, की 5 अंगुलियां आपकी क्या काम कर सकती, क्या जादू कर सकती हैं, ओके। दोज हु डोंट ट्रेन देयर हैंड्स, who go through the ordinary rut of education lack music in their life, तो वो अपनी लाइफ में कमी महसूस करेंगे अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और अपने हाथ को ट्रेन नहीं किया, अपने उसको अपना काम नहीं करना आता तो, ओके। इनहेरेंट एक्टिविटीज क्या रहेंगी जी इसमें, डुअल स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पार्टनरशिप जो है वो इन्वाइट करेगा ये ऑफ टीचर्स टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट साथ में, देन इज बेस्ड ऑन नीड्स इंटरेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, उनके बेसिस पे, कई बार ये पूछा जाता है कि आप किस बेसिस पे सिखाओगे, राइट, तो आप जो है उसको डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होगा और वो सारी चीज़ें सीखेगा बच्चा धीरे धीरे करके, ठीक है। एनहेंस करेगा प्रोफेशनल रेडीनेस के लिए, रेडी हो जाएगा, एफिशिएंट होगा प्रोडक्शन में, अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी इंटरेक्ट करने की, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सपीरियंस करने की अलग अलग कंडीशंस को, और इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो वर्क एजुकेशन के थ्रू। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात बोली कि एजुकेशन को आप फिजिकल लेबर से सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। वर्क शुड बी टेकन एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एक्सपीरियंसेस जो है वो विंडोज हैं हमारे ब्रेन की, और एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, हम करके देखेंगे तभी एक्सपीरियंस होगा। ये रेड में हाईलाइटेड है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वो फैक्टर्स हैं जो वर्क एजुकेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है, असेंशियल है। ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी है, लेबर की डिग्निटी जरूरी है कि आप उसके प्रति रिस्पेक्ट रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव रिलेशनशिप स्कूल और कम्युनिटी के बीच में, कोऑपरेशन की फीलिंग, और इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एप्टीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन से जो है वो एसेंशियल फैक्टर्स हैं वर्क एजुकेशन के लिए, ओके। सो ये रेगुलर हैबिट डेवलप करेगा जी, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द बॉडी, सेंसिटाइज करेगा, आपको अवेयर करेगा आसपास की चीज़ों के बारे में, इंटर रिलेशंस के बारे में, किसके, ह्यूमैनिटी और एनवायरमेंट, रिलेशन आएगा भाई, ये स्पेलिंग ठीक करना, ठीक है। देन ये अंडरस्टैंडिंग फीलिंग डेवलप करेगा, एक प्राइड की भावना आप में आएगी फिजिकल वर्क को लेके, ठीक है। सोशली डिजायरेबल वैल्यूज है डेवलप करने में हेल्प करेगा, कौन सी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस, सेल्फ कंट्रोल, तो ये जितनी भी यहाँ मेंशन है, ठीक है, तो सारी अच्छी अच्छी बातें इंकलकेट करने की कोशिश रहेगी यहाँ, ओके। देन है वर्क एजुकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रूल्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, फूड, इन्फेक्शन, डिजीज, देन हाइजीन, सो अलर्ट होते हो आप चीज़ों के बारे में, ओके। टू नर्चर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, सो आप जो है पॉसिबिलिटी यहाँ रहती है कि आप एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका यहाँ से आ पाए। देन ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो एक बार पढ़ लो ताकि दिमाग से निकल जाए, मतलब दिमाग में आ जाए थोड़ी थोड़ी चीजें। नर्चर करेगा एबिलिटी टू अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ कन्वर्सेशन, किससे, लोकल और नेशनल कल्चरल लेगेसी, कन्वर्सेशन नहीं कंजर्वेशन, सॉरी, काफ़ी देर से बोल रही हूँ मैं, मेरा गला सूख गया है तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, ठीक है, बट कंजर्वेशन, ठीक है। सो आप लोकल और नेशनल कल्चरल लेगेसी को कंजर्व करके रखते हो यहाँ पे, ओके। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ, 2 सेकेंड। मैं सुबह से लगी हुई हूँ आज ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने में, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊँ सो इट्स 4:15 एंड मैं सुबह 8:30 पौने 9 के अराउंड बैठी थी। पहले मैंने वो आपकी 506 कोर्स की वीडियो
जो है वो पूरी रिकॉर्ड की, फिर 7 की, एंड अब ये 8th चल रहा है, ठीक है। So I'm trying my best, you also try your best, we can do it together, okay? So it helps in initiating feelings of leadership skill, ठीक है। necessary life skills जो है वो डेवलप करेगा बच्चे को, challenges फेस करने आएंगे लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ वर्क विद एजुकेशन वो एस्टेब्लिश होगा यहाँ से, और स्कूल और कम्युनिटी में भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, ओके। देन ये फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है जी, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW, 1986 की पॉलिसी में ये अडेप्ट हुई थी, एक्सेप्ट किया गया था। मेनली 6 चीजें, 6 एरियाज हैं जो सजेस्ट किए गए हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच आप प्रोडक्टिव फिजिकल वर्क जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे हेल्थ और हेल्थ साइंस, फूड और न्यूट्रिशन, रेजिडेंस, ड्रेसेस, जैसे वो 6 थीम्स याद की थी ना एनवायरमेंटल साइंस में, ईवीएस में, वैसे ही ये 6 एरियाज आप याद कर लो, ओके। कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विसेज, तो ये वो 6 एरियाज हैं जिसमें आप ये सजेस्ट किए गए हैं, जो कि किसके लिए, प्रोडक्टिव फिजिकल लेबर के लिए। देन है जी ये एक्टिविटीज, ये मैंने ना इंक्लूड की है सारी आपको समझाने के लिए कि आपको आइडिया हो जाए, ओके। सो ताकि जो बच्चे नोट्स भी लें, आप नोट स्क्रीनशॉट लो, वट एवर, आपकी एक रीडिंग हो जाए। तो बेटर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स के लिए हेल्थ और हाइजीन में क्या है जी, देखो अवेयरनेस पर्सनल हाइजीन के बारे में, क्लीनिनेस के बारे में, चीज़ों को डेली लाइफ में मेंटेन करने के बारे में, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ थिंग्स नीडेड इन डेली लाइफ, जैसे बाइंडिंग बुक्स, नोटबुक्स, क्लीन, आप साफ सफाई रखो आसपास, तो ये हेल्थ और हाइजीन में आएंगी, ओके। अब जैसे बाइंडिंग बुक्स या नोटबुक्स, तो आप सोचोगे कि बाइंड ही तो किया है, बट आप जो है अरेंज करके रख रहे हो चीज़ों को, एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हो, जो डेली लाइफ में चीज़ें चाहिए उनको मेंटेन कर रहे हो, सो वो सारी चीज़ें आपकी हेल्थ और हाइजीन में आएंगी। फूड एंड एग्रीकल्चर में क्या आएगा, सारी सीड्स, फूड, फॉरेस्ट, फ्लावर, उन सब चीज़ों से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं, मेकिंग टी, कॉफ़ी, जलजीरा, ये सारी ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इटैलिक्स में किया है, सो ये फूड एंड कल्चर में आएगा भाई। रेजिडेंस में आपकी जो है वो प्रिपेयरिंग बोटल ब्रश विद हेल्प ऑफ सॉक्स, स्वैब फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, तो आप घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, वो चीज़ें रेजिडेंस में आ गई। क्लॉथ्स में आ गई प्रिपेयरिंग कवर, जैसे टीवी के लिए, बॉक्सेस के लिए कवर प्रिपेयर करना, ठीक है, डॉल्स के लिए प्रिपेयर करना, या पपेट्स प्रिपेयर करना सीखना, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें, फुट मैट, आसन बनाना, तो ये क्लॉथ से रिलेटेड वाली चीज़ों में आ गए। देन ये दूसरी, ये पहली एक्टिविटी थी रिलेटेड टू बेटर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, ये है ब्यूटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो ये भी आपको पता हो कि आप यूजफुल चीजें बना सकते हो, जैसे मेकिंग क्ले टॉयज, डेकोरेटिव आइटम आपने बनाए, मास्क बनाया, पेन पेंसिल होल्डर बना लिया, जैसे ये देखो ये रहा, ये मैंने पेन पेंसिल होल्डर बनाया था एक बार, ठीक है, इस पे मैंने अमित का नाम भी लिखा था, तो ये एक इट्स लाइक ये बॉक्स ही थे, मैंने तीनों तरीके से जोड़ के बस बना दिया। तो वो चीज़ें ब्यूटिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि आप उन चीज़ों को वेस्ट करने के बजाय यूज़ कर रहे हो डेकोरेशन के लिए, ठीक है। देन है जी एक्टिविटीज रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विसेज, तो इसमें आप क्लीनलीनेस कैंपेन कर सकते हो, डेकोरेटिंग एट ए टाइम ऑफ फेस्टिवल या इवेंट्स, उसमें पार्ट ले सकते हो, स्कूल प्रेमाइसिस को क्लीन करना, वो भी कम्युनिटी सर्विस में आएगा, फिजिकली चैलेंज लोगों की हेल्प करना इन देयर डे टू डे वर्क, वो भी कम्युनिटी सर्विस में इंक्लूड होगा, ओके। ये कल्चरल लेगेसी और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है कि आप फूड हैबिट्स एक्सप्लोर करो, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लिविंग स्टाइल्स जो हैं वो एक्सप्लोर करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अलग अलग जगह की हैंडीक्राफ्ट के बारे में। तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड कर दी आपने, तो वो सारी चीज़ें कल्चरल लेगेसी और नेशनल इंटीग्रेशन में चली जाएंगी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड आप बात करोगे, तो न्यूज़ या पिक्चर्स कलेक्ट करना, किससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो जहाँ पे एनवायरमेंट आ गया वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें आ गई, कि आपने वन महोत्सव, ट्री प्लांटेशन, इस तरीके के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, चार्ट प्रिपेयर किए, स्लोगन्स प्रिपेयर किए, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के लिए कुछ पिक्चर्स के साथ कुछ चीज़ें प्रिपेयर की, वो सारी चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल वेस्ट मटेरियल है, कौन सा लो कॉस्ट मटेरियल है, और कौन सा इजीली अवेलेबल मटेरियल है। सो इजीली अवेलेबल जो आपको आसपास मिल जाए चीज़ें, प्लांट्स, बैम्बू, लीव, सीड, फ्रूट ट्रीज, स्टेम ट्रीज, बाक, जूट, हार्ड शेल कोकोनट की कोकोनट फाइबर, सैंड, सॉयल, स्टोन, वाटर, ग्लू, नीम और लाख, ये आपके क्या है जी, इजीली अवेलेबल मटेरियल है नेचर से, ठीक है, फ्रॉम नेचर। ये वेस्ट मटेरियल है जी जो अपने घरों में होते हैं, वो आपको पता होगा। लो आप एक रीडिंग जरूर ले लो, एम्प्टी बॉक्सेस, फेदर्स, वुडन या हार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हैं, फोम, स्पंज, शू बॉक्स, एम्प्टी मैच बॉक्सेस, रैग, तो ये सारी चीजें, जैसे एग पील्स,
ठीक है, ओल्ड जो झाड़ू आपकी, ओल्ड बास्केट आपकी, ठीक है, तो यूज्ड बटन्स, तो वो सारी चीजें क्या हैं जी, आपके वेस्ट मटेरियल में आ जाएंगी। लो कॉस्ट मटेरियल में जो इजीली अवेलेबल है बट यूजफुल है, जैसे सीजर, नाइफ, स्केल, टेप, ग्लू, तो ये सारे के सारे लो कॉस्ट मटेरियल में आ जाएंगे जी। ये मेथड्स हैं जी वर्क एजुकेशन से रिलेटेड, जब आप पढ़ाते हो तो टीचिंग लर्निंग मेथड क्या रहेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो एक पूरे प्रोसीजर के साथ, रूल्स के साथ, फिर वो खुद करके देखेंगे। प्रैक्टिकल मेथड हो सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे जिसमें हम फोकस करते हैं, बच्चे एक्टिव रहेंगे। देन साइकोलॉजिकल जील होनी चाहिए बच्चों में, मोटिवेशन होना चाहिए। साइंटिफिक वो होता है ना कि बच्चे आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनके वाई वाले क्वेश्चंस के। ओके, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को एक पर्पसफुल एक्टिविटी बोला है, जो हमने कई बार डिस्कस किया है। ये प्रोजेक्ट मेथड को एक प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस बोला है, किसने, जे ए स्टीवसन ने, ये पूछा जा सकता है। एक्सकर्जन मेथड, जिसमें हम फील्ड ट्रिप्स को इंक्लूड करते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। महात्मा गांधी ने भी बोला है कि एम्फेसाइज किया है, नीड टू ब्रिंग स्कूल एंड कम्युनिटी क्लासेस टुगेदर। तभी हमने क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की है कि अगर इफ न्यू सोशल सिस्टम इज टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू एजुकेशन, दो वो अलग अलग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है जी। अब हम बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन वर्क एजुकेशन में, ये हमारी लास्ट एक दो स्लाइड्स रहेंगी जो हमें डिस्कस करनी है। हाना और क्वेलिन ने ये इवैल्यूएशन की बात बोली है कि आप एविडेंसेस एक्यूमुलेट करो। ऑल्दो हम इवैल्यूएशन असेसमेंट ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि अच्छा इंडिविजुअल असेसमेंट हो सकती है, ग्रुप में हो सकती है, खुद करोगे तो सेल्फ हो जाएगी, पीयर करेंगे तो पीयर असेसमेंट हो जाएगी। तो ये 4 फंडामेंटल मेथड्स हैं, ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जी असेसमेंट के, ऑब्जर्वेशन, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ओके, जिनमें से जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उनके बारे में आपको पता हो। लाइक ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हो, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कर रहे हो तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गई, फर्स्ट हैंड आप चीजों को फील कर पा रहे हो, ठीक है, बट बायसनेस आएगी यहाँ पे। देन है नॉन पार्टिसिपेंट है, तो आप दूर से डिस्टेंस से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीजें मिस कर सकते हो। इंटरव्यूइंग में आप जो है इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर किसी का बिहेवियर, एटीट्यूड, अचीवमेंट, वो चीजें जाननी है तो आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो। बच्चों को बोल सकते हो कि अपने फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का इंटरव्यू लें, या बच्चों के लिए आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो, राइट। चेकलिस्ट हो सकती है कि आपने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर ली एक्टिविटी, बिहेवियर, तो वो चेकलिस्ट हो गई, रिमार्क्स दे दिए उस पर। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, हर एक चीज रिकॉर्ड करना कॉन्टिन्यूटी में, दैट इज क्यूमुलेटिव। एनेक्डोटल भी आते हैं जो हम पर्टिकुलर एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद चीजें रिकॉर्ड करते हैं। पोर्टफोलियो में आप जो है बेस्ट कलेक्शन, जो बच्चे ने काम किया है कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उसको रिकॉर्ड करते हो, तो उसके थ्रू भी आप असेस कर सकते हो बच्चे को। प्रोजेक्ट वर्क आप बच्चे को दे सकते हो, उसके बेसिस पे आप असेस करते हो, क्योंकि वो डाटा को कलेक्ट करेगा। और प्रोजेक्ट मतलब डाटा को प्रोजेक्ट्स के थ्रू कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट भी दिए जा सकते हैं एक सेशन में, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 2 क्लासेस रह गई हमारी, 34वीं और 35वीं क्लास। हमारी 33वीं क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, जिसमें हम सोशल साइंस की पेडागोजी की बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो अभी दो क्लास तो ईजी ही हैं, इससे पहले वाली क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इट्स लाइक आप कुछ छोड़ रहे हो तो ये चीज मत छोड़ना, 502 कोर्स, 506 कोर्स और ये 508 कोर्स, लैंग्वेज वाला भी भाई, ठीक है, एक 503 है आई थिंक लैंग्वेज वाला। तो ये 4 कोर्सेज तो मोर देन इंपॉर्टेंट है, आप इनको नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।